अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अमेज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके मॉडल्स को समझेंगे, अमेज़न पे क्या एल्गोरिथम्स चलते हैं, कौन-कौन से इसके मेथड्स हैं सेलिंग के उनको समझेंगे। उसके बाद जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं हम उनको एक-एक करके समझेंगे। बेसिक ब्रीफ में दूँगा, उसके बाद हम फर्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। अमेज़न इज़ एन ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म, ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है। इसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जिन लोगों को बिल्कुल अमेज़न का बेसिक नॉलेज नहीं है, तो अमेज़न की मैंने वेबसाइट ओपन की है यूएस की, .com डोमेन के साथ जो वेबसाइट है वो यूएस की है। तो यहाँ से आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो रहा होगा कि ये प्लेटफॉर्म क्या है बेसिकली। इस पे सामने प्रोडक्ट शोकेस हो रहे हैं, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदना है हम लोग जा सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं वहाँ से। अब हम लोग यूएस में बैठे नहीं है, इस वजह से यहाँ से मैंने चेंज किया हुआ एड्रेस वगैरह। मेरा यूएस का शो हो रहा है, आप अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान का शो हो रहा होगा आपको। अब हम ये है कि इसका ब्रीफ नॉलेज लेने के बाद अब आते हैं अमेजोन के मॉडल्स के ऊपर। अमेजोन पे बेसिकली दो बिजनेस मॉडल मेन होते हैं, एफबीएम और एफबीए। एफबीएम का मतलब ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज। तो इस टाइम पे मैं बात करता हूँ यूएसए को ज़हन में रख के कि अगर हमने अपना वेयर हाउस यूएसए में बनाया हुआ हो, इन्वेंट्री हमारी अपने पास हो, कोई भी बंदा अमेजोन के थ्रू ऑर्डर करता है तो हम उसको अपनी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस से भिजवाते हैं। अगर उसका कस्टमर का कोई फीडबैक आता है, रिटर्न आता है, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, तो वो सारा हम लोग खुद मैनेज कर रहे होंगे। हमारा बंदा उसको डिलीवर करके आएगा, हमारा बंदा उसे रिटर्न के लिए वापस भी लेके आएगा। सारी मैनेजमेंट, स्टॉक को मेंटेन करना, लेबल्स लगाना, उनकी पैकिंग करना, ये सारी हम लोग खुद कर रहे होंगे। दूसरा मॉडल होता है इसका एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। बेसिकली अमेजोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके जो वेयर हाउसेज हैं वो ऑल अक्रॉस द यूएसए काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और इसकी जो सर्विस है फुलफिलमेंट की वो भी बहुत फास्ट है। तो एफबीए को हम लोग कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इस मॉडल के अंदर होता ये है कि हम अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं और उसके बाद अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो अमेजोन हमारे बिहाफ पे उसको फुलफिल करता है, उसको डिलीवर करता है। अगर उसकी कोई क्वेरी आती है, कोई रिटर्न आता है, तो वो भी अमेजोन खुद हैंडल करता है। इसके जो सारे चार्जेस होते हैं वो बहुत मिनिमल सी फीस आती है, 3-4 फीसेस होती है, रेफरल फीस होती है, फुलफिलमेंट फीस होती है, ये सारी अमेजोन हमसे लेता है। लेकिन अगर हम लोग अपने वेयर हाउस की तरफ जाएं तो उसमें हमें डिलीवरी भी खुद करनी पड़ेगी। अगर हम अमेजोन को देखें तो अमेजोन ये कि फास्ट डिलीवरी कर देता है, उसकी लोकेशन, उसका एल्गोरिथम्स काफी ऑप्टिमाइज्ड है। वो कस्टमर के नियरेस्ट पॉइंट पे इन्वेंट्री को भिजवाना, वो सब कुछ करना वो अमेजोन देख रहा होता है। तो अगर हम एफबीए की सर्विसेज लेते हैं और हम होते भी नहीं है यूएसए के अंदर, तो ये बहुत हमारे लिए सुटेबल ऑप्शन होता है। यहाँ अगर हम पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे लिए अपना वेयर हाउस यूएसए के अंदर मेंटेन करना, ये सारी चीजें देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग एफबीए की सर्विसेज लेते हैं और हमने एफबीए का ही काम करना है। अब सेलिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो अमेजोन के ऊपर 3 से 4 डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम पीएल की बात करेंगे। पीएल प्राइवेट लेबल को कहते हैं। प्राइवेट लेबल वो चीज़ होती है कि अगर हम लोग अपना ब्रांड बनाएं, अपने ब्रांड बनाने का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट हमने ऐसा देखा जो कि अमेजोन पे अच्छा सेल हो रहा है या कि किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ईबे पे या एटसी पे अच्छी उसकी सेलिंग आ रही है, हमने प्रोडक्ट की हंटिंग की, हंटिंग करने के बाद हमने देखा कि इसके अमेजोन के ऊपर हम भी सेम टू सेम ब्रांड बना सकते हैं। जिस तरह अगर डेल माउस बना रहा है तो हम अगर कहें कि मैं अपने नाम से ब्रांड बनाता हूँ और मैं अपना माउस बनाने लग जाता हूँ, तो उसमें ये होगा कि पहले मुझे एक बल्क क्वांटिटी के अंदर इन्वेंट्री बनवानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर उस पे लेबल लगवाने पड़ेंगे, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग सब कुछ खुद करना पड़ेगा। फिर अच्छे खासे यूनिट्स मुझे भिजवाने पड़ेंगे अमेजोन के वेयर हाउस में। अमेजोन प्राइवेट लेबल के अंदर सक्सेस के चांसेस काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू होलसेल, क्योंकि प्राइवेट लेबल के अंदर आप बिल्कुल स्टार्ट से एक चीज को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं और आपने क्वांटिटी बहुत ज्यादा होल्ड की हुई होती है। आपकी 3-3 दफा की शिपमेंट एक टाइम पे आपने होल्ड की हुई होती है। एक शिपमेंट वो होती है जो आप मैन्युफैक्चर से तैयार करवा रहे होते हैं, एक वो होती है जो अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच चुकी होती है और एक वो होती है जो कि रस्ते में होती है। मतलब कि ये 3-4 महीने के प्रोसेस की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इसलिए पीएल का काम थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा इसका मॉडल है होलसेल का। होलसेल में बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स ने अपनी जो लिस्टिंग की हुई होती है, जिस तरह डेल एक ब्रांड है, इतने बड़े ब्रांड की तरफ हमने जाना नहीं है क्योंकि ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड होते हैं। इसी तरह के डेल जिस तरह ब्रांड हो गया, एचपी हो गया, इस तरह के मिलियंस में ब्रांड्स हैं अमेजोन के ऊपर। अब उन्होंने जो ब्रांड ने ऑफिशियल अपनी लिस्टिंग की हुई है और उसमें एफबीए सेलर्स सेल कर रहे हैं, हमने ऐसे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ब्रांड्स को और उनके प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, उनकी लिस्टिंग्स को ओपन करना है, अपनी प्रोडक्ट हंटिंग उस पर कंप्लीट करनी है। फिर हमने उस ब्रांड के होलसेलर को या उस ब्रांड के मैन्युफैक्चरर को या डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना है। उससे हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। सोर्स करने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाना है। भिजवाने के बाद वहाँ पे ब्रांड की जो ऑफिशियल लिस्टिंग थी जिस पे हमने अपना क्राइटेरिया चेक किया हुआ था, हमने उसी लिस्टिंग के सेलर्स के अंदर अपने आप को ऐड कर देना है। तो फिर वहां से ये कि इन्वेंट्री बड़ी जल्दी हमारी सेल आउट हो जाती है, क्योंकि हमने जब पहले उसकी प्रोडक्ट रिसर्च की होती है तो ब्रांड की ऑफिशियल लिस्टिंग के ऊपर जितनी सेल्स आ रही होती है उसी के हिसाब से हमने प्रोडक्ट की ऑर्डर दिया होता है। ये जरा मैं थोड़ा सा इसको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हर एरियाज के। इस तरह अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, इस्लामाबाद के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, लाहौर के अपने होंगे। तो नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट बनता है सबसे पहले मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगी प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे होलसेलर तक जाएगी, होलसेलर से आगे फिर रिटेलर्स तक जाएगी, रिटेलर से आगे फिर कस्टमर तक जाएगी। तो ये एक कंप्लीट सप्लाई चेन चलती है। अब इसी सप्लाई चेन को अगर हम लोग ऑनलाइन या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे मर्ज कर दें वहां पे, तो उस पोजीशन पे हमने एज अ रिटेलर अमेजोन के ऊपर सेल करना है। ठीक है, हमने से ब्रांड्स जिनकी आइडेंटिटी अच्छी बनी हुई है, जिनकी सेल्स ऑलरेडी आ रही है, उन्हीं की सोर्सिंग करनी है, होलसेल रेट पे उनको उठाना है, अमेजोन पे जो उन्हीं ब्रांड्स की लिस्टिंग है उनके अंदर अपने आप को एज अ सेलर इंट्रोड्यूस करवा के वहां पे सेल करना है।
ये होता है बेसिकली होलसेल का मॉडल। अच्छा, होलसेल के मॉडल को इसलिए अच्छा समझा जाता है और रिस्क फ्री समझा जाता है क्योंकि इसमें आप बल्क क्वांटिटी नहीं होल्ड कर रहे होते स्टार्ट के अंदर। आप 10 प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, आप 100 प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप सेल आउट कर लें, आपको पोटेंशियल समझ आ जाए, फिर आप ये है कि ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। इसके बजाय अगर पीएल की बात हो, क्योंकि इन दोनों मॉडल्स का ही आपस में कंपैरिजन होता है, तो मैं इन दोनों को ही कंपेयर करूंगा। अगर पीएल की बात हो तो पीएल पे आप एट अ टाइम 2 से 3 हज़ार यूनिट्स की क्वांटिटी को होल्ड कर रहे होते हैं, तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसलिए हम होलसेल की तरफ जाते हैं। इसमें ऐसी लिस्टिंग्स होती है जिन पे सेल अच्छी आ रही है, हमने उन्हीं को ही सोर्स करना है, उसी लिस्टिंग में अपने आप को ऐड करके सेल आउट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग होलसेल की तरफ जाएंगे। हमारा सारा जो काम है वो होलसेल से रिलेटेड है। अब इसमें दो और मॉडल्स भी हैं, मैं एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे एक ब्रीफ सा इंट्रो दे देता हूँ कि एक मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज का। ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे एज अ रिटेलर प्रोडक्ट्स को उठाना और दूसरे प्लेटफॉर्म पे एज अ रिटेलर बेच देना। इसका मतलब ये होता है कि हमने ईबे पे देखी प्रोडक्ट, अगर वो $20 की है, उसको वहां से उठाया, अमेजोन पे लिस्ट कर दिया $25 का। अगर अमेजोन से कोई ऑर्डर आएगा, हम ईबे पे जाके वहां से उसको डिलीवर करवा देंगे अमेजोन के कस्टमर के पास। तो ये हमने एक रिटेलर प्लेटफॉर्म से दूसरे रिटेलर प्लेटफॉर्म पे चीज को बेच दिया, इसे आर्बिट्राज कहते हैं। फिर आता है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। जिस तरह हम लोग होलसेल में क्वांटिटी को खुद होल्ड कर रहे हैं या पीएल में क्वांटिटी को खुद होल्ड कर रहे हैं, इस तरह ड्रॉप शिपिंग में हम क्वांटिटी को होल्ड नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग का ये मतलब होता है कि हमने अपनी एक लिस्टिंग बना के लगा दी, ठीक है, हमने सप्लायर से बात कर ली, कोई भी ऑर्डर हमें आएगा, सप्लायर डिलीवर करेगा, हमें बीच में से हमारा कमीशन दे देगा। हमने इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में या अमेजोन के वेयर हाउस में होल्ड नहीं की, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अब हम लोग होलसेल का बिजनेस है, उसके कुछ मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट रिसर्च के मॉड्यूल को स्टार्ट करूंगा। तो पहला जो मॉड्यूल है वो प्रोडक्ट रिसर्च का है। हम किसी की लिस्टिंग को चेक कैसे करते हैं, उस पर टूल्स कैसे हम अपने यूज़ करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लोर करते हैं, किन किन पॉइंट्स को नोट डाउन हमने करना है, कैसे हम उसकी सेल चेक करते हैं, उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, उसका रैंक चेक करते हैं, उसकी सारी जो सेलर्स की लिस्ट है वो चेक करते हैं, पीएल तो नहीं है, ये सारी की सारी हम इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके उस प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया के हिसाब से टिक मार्क करते हैं। उसके बाद उसकी हमने सोर्सिंग करनी होती है। सेकंड मॉड्यूल आएगा सोर्सिंग का। सोर्सिंग बेसिकली कहते हैं कि उस प्रोडक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से अच्छे रेट पे, होलसेल रेट पे सोर्स करना है, अपने मार्जिन को निकालते हुए। उनमें हमने निगोसिएशन करनी होगी, ईमेलिंग के थ्रू होती है, कॉल्स के थ्रू होती है, उनको डिफरेंट कंट्रीज में अप्रोच कर रहे होंगे हम लोग। हमारा मेजरली टारगेट होता है कि हम यूएसए से प्रोडक्ट को उठाएंगे, लेकिन अगर हमें यूरोप की तरफ जाना चाहे तो हम यूरोप की तरफ भी जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में हमारा फोकस होगा कि हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यूएसए के अंदर से प्रोडक्ट मिल जाए। अब हम चाइना की तरफ नहीं जाते, उसके बारे में अलग डिस्कशन है। चाइना से टैरिफ वगैरह पड़ जाते हैं, शिपमेंट $800 से ऊपर की वो फिर पड़ता है, कम हो तो वो एक अलग डिस्कशन है, उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। हमने चाइना से सोर्स नहीं करना होता। हम लोग होलसेल के मॉडल के अंदर मैक्सिमम कोशिश में यूएसए, और अगर यूएसए से नहीं मिल रहा तो हम यूरोप की तरफ जा सकते हैं। फिर आती है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के मॉडल को हमने बेसिकली, ये सारे बिजनेस की बैकबोन होती है, इसको हमने इस तरीके से समझना है। अगर हम लोग खुद कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं, जिस तरह मैंने अगर जूस पीना है, तो जूस पीने के लिए मैं जाऊंगा दुकान पे, जाके कोई भी वहाँ पे स्लाइस का मिल जाएगा, नेस्फ्रूटा मिल जाएगा, नेस्ले का मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा, मैं जाके उसको परचेज कर लूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे कितने का पड़ रहा है, अगर 25 का पड़ रहा होगा, 30 का पड़ रहा होगा, 35, मैं इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उसको ले लूंगा। लेकिन अगर हम ऑफिस में बैठे हुए हों, 100 बंदे हों, और हमें कोई बंदा आके कहता है कि हमने सबको जूस पिलाना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनती है, एक बजट बनता है कि अच्छा 100 बंदे, इतने जूस लेके आने, इतने के पड़ेंगे, इतने पैसे अलॉट करने हैं। तो वो स्ट्रेटेजी जो होती है ना, एक बल्क में चीज को होल्ड करने की, उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। अब इस बिजनेस में मैं प्रोक्योरमेंट को इस तरीके से समझाऊंगा कि हमने देखना होता है कि हमने कितनी देर बाद कितने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना है, सप्लायर से रिलेशनशिप कैसी बना के रखनी है, उसके साथ टर्म्स कैसे बना के रखना है, ये सारी चीजें जो टॉक वगैरह होती है ना प्रोक्योर करना चीज को। फिर अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर भी इसका काफी रोल है, उधर से भी लिंक्ड है ये कितने प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचे, ये सारी चीजें बिजनेस की सारी कोर चीजें प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होती हैं। फिर इसमें आती है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स बेसिकली जो हम सोर्सिंग करवाते हैं, उस सप्लायर से लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवाने को हम लोग लॉजिस्टिक्स के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट इंटरनेशनल कोरियर कंपनीज हैं, हम उनकी सर्विसेज को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को सप्लायर से अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवाते हैं। कौन सी शिपमेंट पहुंच चुकी है, कौन सी नहीं पहुंच रही, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, शिपमेंट कहीं डैमेज ना हो जाए, उनकी वेट की डायमेंशंस की, ये सारी चीज़ें जो देखनी होती है हमने लॉजिस्टिक्स के मॉड्यूल में देखनी होती हैं। फिर इसके बाद आती है अमेजोन अकाउंट की मैनेजमेंट। जब आपकी प्रोडक्ट लॉजिस्टिक्स के होने के बाद एक ट्रांसफर हो जाती है अमेजोन के वेयर हाउस में, तो अमेजोन उस लिस्टिंग के अंदर, ब्रांड की लिस्टिंग के अंदर हमें एज अ सेलर वहाँ पे लाइव कर देता है। उसके बाद हमारा सेलर सेंट्रल का सारा पोर्टल जो मैनेज होता है, वो अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट वाले उस चीज़ को देख रहे होते हैं। उसमें बेसिकली वो उसकी प्राइसिंग देख रहे होंगे, प्राइस अप डाउन करके, बाय बॉक्स में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या रिव्यूज आ रहे हैं, कोई एज अ सेलर हमें कोई बुरा रिव्यू तो नहीं पड़ गया, फिर हमारी रिटर्न आ रही है, सारी चीजें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं वो अमेजोन अकाउंट की मैनेजमेंट वाले देख रहे होते हैं। फिर उसके लास्ट में हमारी फोरकास्टिंग आती है। फोरकास्टिंग में हम लोग ये देख रहे होते हैं, ये फोरकास्टिंग वाला जो ये टर्म है या ये मॉडल है, ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है कि एक प्रोडक्ट को हमने 3-4 महीने के लिए सेल किया, उसके बाद हम उसकी फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं।
इसमें बेसिकली ये होता है कि प्रोडक्ट की लाइफ को देखा जा रहा होता है कि इस पे सेल अब आ रही है नहीं आ रही, पहले ज़्यादा आ रही थी अब नहीं आ रही, सीजनल तो नहीं है, अच्छा इसकी ग्रोथ आगे कितनी है, कितना और इसमें हमें बजट डालना चाहिए, कितना इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग फोरकास्टिंग मॉड्यूल के अंदर देख रहे होते हैं। मैं ज़रा फास्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, आपने इसको समझना है। अगर आप लोगों को चीज़ नहीं समझ आती आप इसको बैक करके देख सकते हैं दोबारा। और इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही है आपको बाद में नोट्स भी इसके मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपने नोट्स को मेंटेन करना है, क्योंकि जो इंसान खुद नोट्स बनाता है वो इंसान को याद रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्टार्ट में हम लोग अभी प्रोडक्ट रिसर्च का मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रिसर्च के मॉड्यूल को थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं तो इसमें हमने पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को ढूंढना होता है, प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी होती है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं मैं एक एक करके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर उसके बाद ये है कि एंड पे आप लोगों को एक कंप्लीट क्राइटेरिया भी बताया जाएगा कि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर ये सारे पॉइंट्स होना लाजमी है। पहला पॉइंट है कि लिस्टिंग जो है वो ब्रांड के ऑफिशियल स्टोर की होनी चाहिए। कुछ हम लोग बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि लिस्टिंग क्या है, ब्रांड का ऑफिशियल स्टोर क्या है। हर पॉइंट को मैं ऐसे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं यहाँ पे कोई एक नॉर्मल प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, जिस तरह डेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मैं डेल का कोई माउस या कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ, ये डेल माउस मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मल्टीपल लिस्टिंग्स आ गई, ये मैंने इस लिस्टिंग को ओपन किया, ये डेल की लिस्टिंग है। अब मैंने आप लोगों को जो पॉइंट पहले एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने कहा था कि लिस्टिंग शुड बी ऑफ ब्रांड्स ऑफिशियल स्टोर। लिस्टिंग ब्रांड के ऑफिशियल स्टोर ने खुद की होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा आ रहा है विजिट द डेल स्टोर, इस जगह के ऊपर, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है अपने माउस के पॉइंटर से। अब यहाँ पे कोई भी और अगर मेरा अपना स्टोर होता तो यहाँ पे अब्दुल्ला स्टोर लिखा होता, या कोई भी जिस बंदे का स्टोर है जो ब्रांड का नाम है वो लिखा हुआ होता। ये प्राइवेट लेबल लिस्टिंग होती है, ये अब्दुल्ला ने इसको लिस्ट किया हुआ होता, तो यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट का नाम डेल आ रहा होता, ठीक है, और नीचे जो स्टोर है वो यहाँ पे विजिट द अब्दुल्ला स्टोर लिखा आ रहा होता। अभी ये चूंकि ब्रांड ने खुद ऑफिशियली इसको लिस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे डेल स्टोर लिखा आ रहा है, तो ये पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसके कंपैरिजन में पीएल की लिस्टिंग ओपन करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा लिस्टिंग का होलसेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्राइवेट लेबल ब्रांड की तरफ नहीं जाना, उसमें जो प्राइवेट लेबल के ओनर होते हैं वो हमें खुद सेल करने ही नहीं देते, उसमें सिर्फ एक सिंगल वो ही सेल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम किसी भी लिस्टिंग पे, लिस्टिंग क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे मुझे सामने माउस नजर आ रहा था, सब सब चीज़ों के अंदर ये लिस्टिंग्स हैं। मैंने इसको ओपन किया, किसी ना किसी बंदे ने, किसी ब्रांड ने इसको लिस्ट किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये मैंने इसको ओपन किया, ये एक कंप्लीट लिस्टिंग है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ, इसमें इस प्रोडक्ट का नाम, इन्फॉर्मेशन, इसकी प्राइस और इसकी जो सारी जो एनालिसिस है वो, इस तरह का आपको चार्ट नजर अभी नहीं आ रहा होगा, इसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स नीचे से रिलेटेड शो होने लग गए हैं। फिर इसकी जो डिटेल्ड प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नीचे शो होती है। तो ये सारी जो है ये सामने आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नजर आने लग गई है, इसकी रिव्यूज वगैरह, ये सारी चीजें, ये एक कंप्लीट लिस्टिंग है, किसी ने इसको लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट ये था कि लिस्टिंग जो है वो ब्रांड के ऑफिशियल स्टोर की होनी चाहिए। इसको जब हम पीएल के साथ कंपेयर करेंगे, मैं डिटेल में लिस्टिंग्स के जो स्टोर्स हैं वो भी ओपन करके आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक्स में कोड्स वगैरह होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कोड है हमारा ASIN। इस नंबर की अमेजोन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है। अमेजोन जब से बना है, अमेजोन कोई भी प्लेटफॉर्म बनता है ना, अगर हम अपना भी बनाना चाहें तो हमने उसके अंदर एक कोडिंग करनी होती है, जब एक चीज लार्ज स्केल पे हो। तो अमेजोन जब से बना है उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे आने वाले हर प्रोडक्ट को एक कोड दिया है, एक नंबर दिया है, जिससे उसकी पहचान होती है। इस तरह हर बंदे का अपना आईडी कार्ड का एक नंबर है, तो वो हमारी कंट्री ने हमें अलॉट किया हुआ है। इसी तरह अमेजोन ने अपनी ऊपर लिस्ट होने वाली हर प्रोडक्ट को एक ASIN दिया होता है, वो कभी भी रिपीट नहीं होता। ASIN उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब इस ASIN को हम लोग चेक कहाँ से कर सकते हैं, लिखा कहाँ पे होता है, रोल इसका क्या है, वो जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इसको प्रोडक्ट को स्क्रॉल डाउन करें तो किसी भी प्रोडक्ट को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है, ये यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स आ रही होती हैं। मैंने स्क्रॉल डाउन अभी आपके सामने किया, इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे करें तो यहाँ पे इसका ASIN इस जगह पे आ रहा होता है, ठीक है, ये इसका ASIN है। ये बी से शुरू हो रहा है क्योंकि अमेजोन की जो स्टार्ट था उसमें कोडिंग बी से हुई थी, तो ये उसके बाद से बी से ही सारे इसके ASIN, मोस्टली ASIN आपको बी से ही नजर आएंगे। अब कभी कभार होता है कि लिस्टिंग में ASIN अपडेट ना हो लेकिन लिंक में अपडेट हो जाता है। हमने जो चेक करना है अपनी तरफ से वो हमने लिंक में चेक करना है, ये ऊपर मैं अभी हाईलाइट करूंगा। ये जो प्रोडक्ट का लिंक है, लिंक में डीपी के बाद, डीपी स्लैश के बाद जो नंबर होता है वो ASIN होता है। कभी कभार इधर नीचे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं हुआ हुआ होता, जो अपडेटेड होता है वो ऊपर शो हो रहा होता है। तो हमने हमेशा जब भी इसकी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है तो हमने इस ASIN को देखना है। अब इस ASIN का रोल क्या है, इस ASIN को नोट डाउन करना हमारे लिए शीट्स के अंदर इंपॉर्टेंट होगा। आपको एक कंप्लीट क्राइटेरिया की शीट दी जाएगी, उसमें क्योंकि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ASIN वहाँ पे शीट में पुट करना है, उसका आइटम मॉडल नंबर पुट करना है, उसकी प्राइस क्या थी, रिव्यूज क्या थे, कौन कौन से सेलर्स उसको सेल कर रहे थे, हमारे मार्जिन क्या थे, वो सारा हमने डाटा मेंटेन करना है। तो उससे होगा क्या, बंदा चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा होगा, डाटा ड्रिवन डिसीजन लेने आसान होती है, फ्यूचर के एनालिसिस करना आसान होते हैं। तो उस चीज़ के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पता होना लाजमी है। तो ये मैंने अभी आपको एक एक्सप्लेन किया ASIN। इसके बाद आता है सेकंड नंबर, उसे कहते हैं आइटम मॉडल नंबर, या फिर हम उसको कहेंगे MPN, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर।
एमपीएन और आइटम मॉडल नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है? जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि अमेज़न ने अपने ऊपर लिस्ट होने वाली हर प्रोडक्ट को एक नंबरिंग दी हुई है, एक कोडिंग दी हुई है। इसी तरह जो ब्रांड्स हैं, जब वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो भी अपनी प्रोडक्ट को एक कोड देते हैं। अब जिस तरह डेल है, डेल ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको 1 नंबर दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया। डेल के इस तरह मिलियंस में प्रोडक्ट्स हैं, तो उस तरह फिर उन्होंने कंप्लीट उसकी कोडिंग की होती है। हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट को एक नंबर देता है जो कि उस स्पेसिफिक आइटम का होता है, इसलिए हम उसको आइटम मॉडल नंबर करते हैं। मैन्युफैक्चरर ने दिया होता है, इसको मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर इसलिए भी कहते हैं। तो ये इसके 2 नाम होते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम शीट्स में मेंटेन करते हैं जब हम सप्लायर की तरफ जा रहे होते हैं, सोर्सिंग की तरफ जा रहे होते हैं। उसके अंदर ये नंबर अपना बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी नंबर के बिहाफ के ऊपर हम लोग सोर्सिंग कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट के नाम से हम सोर्स नहीं कर रहे होते, इस नंबर से हम सोर्स कर रहे होते हैं, इस नंबर से हमें सप्लायर्स मिल रहे होते हैं। तो इस नंबर की ये इंपॉर्टेंस है। ये कहाँ पे होता है? ऊपर से हमने स्क्रॉल डाउन किया, प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन में हम लोग आए। आने के बाद ये इस जगह पे आइटम मॉडल नंबर इधर लिखा हुआ है। किसी प्रोडक्ट का ना हो तो हम उसको डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू निकाल सकते हैं, यहाँ पे मोस्टली लिखा हुआ होता है। तो तीसरा कोड आता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस नंबर की ये इंपॉर्टेंस होती है, आपने देखा होगा कोई भी हम लोग ब्रांड से चीज़ लेके आते हैं, कोई लेस का हमने प्रोडक्ट लिया तो उसके बैक एंड पे एक बार कोड होता है, यूपीसी उसको कहते हैं। उससे प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी का पता चलता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। जब हम उसको कोड को स्कैन करते हैं, तो अगर हम ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट पे या ब्रांड के ऑफिशियल कोड पे जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाजा होता है कि बाकी ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो यूपीसी बेसिकली ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूपीसी प्रोडक्ट के पीछे पेस्ट हुआ होता है, तो ये यहाँ पे अमेजोन पे में शो नहीं हो रहा होता। तो अगर हम एक और कोड की बात करें यूरोपियन मार्केट के लिए, तो वो होता है ईएएन। इनके दोनों बेसिकली एक ही कोड होते हैं। यूएसए के अंदर हर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए यूपीसी यूज होता है, और इसी कोड को अगर हम यूरोप की मार्केट में देखें तो उसको ईएएन भी कहते हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो ईएन और यूपीसी में बेसिकली बस यही डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करेंगे बीएसआर की। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक को कहते हैं। बीएसआर पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लिखा हुआ कहाँ पे होता है, फिर उसके बाद बताता हूँ कि इसका रोल क्या है। यहाँ पे ये लिखा है 220 इन कंप्यूटर माइस। इस कैटेगरी के अंदर, कंप्यूटर माइस की कैटेगरी के अंदर, ये इसका बीएसआर है 220। ठीक है, अमेजोन के अंदर पहले कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के आगे फिर सब कैटेगरीज हैं, फिर उसके आगे इस तरह एक प्रॉपर चेन चलती है। और वो सब कैटेगरीज बनाने का मकसद ये होता है कि एक माउस है और माउस की कैटेगरी के अंदर 1000 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, अब अगर उसमें और इंक्रीज करेंगे, अमेजोन ने एक लिमिट रखी है 1000 की, 2000 की, उसके बाद वो उसको कैटेगरी को अलग कर देगा। फिर उसमें कंप्यूटर माउस अलग हो जाएंगे, ऑफिस माउस अलग हो जाएंगे। फिर वो कंप्यूटर माउस के अंदर भी जब इतनी ज्यादा वास्ट मेजोरिटी के अंदर जब लिस्टिंग हो जाएंगी, फिर वो कंप्यूटर माउस को भी अलग कर देगा, उसमें भी सब कैटेगरीज बना देगा। उसमें लाइटनिंग वाले अलग होंगे, गेमिंग वाले अलग होंगे, उनको अलग कर देगा। तो हमने उसकी रैंकिंग को देखना है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। जो रैंकिंग होगी पेरेंट की, जो पेरेंट कैटेगरी है उसकी रैंकिंग भी हमने चेक करनी है, जो चाइल्ड कैटेगरी है उसकी हमने चेक करनी है, रैंकिंग दोनों की चेक करनी है। अब यहाँ पे ये चाइल्ड कैटेगरी है, तो इसमें इसका रैंक 220 आ रहा है। सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर ऐसी प्रोडक्ट जिस तरह इसकी रैंकिंग 220 है, हमने इसको सोर्स कर लिया, हमने इसकी सेल्स की, हमें पता चल गया कि इस प्रोडक्ट की टोटल सेल महीने की 1200 आ रही है। अगर इसकी इस रैंक के ऊपर 1200 सेल आ रही है, तो इस जगह पे कोई और प्रोडक्ट होगी इसी रैंक पे, तो उसकी भी सेम सेल आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यूएस के जिप कोड का। यूएस का जिप कोड आपका, जब आप अमेजोन पे सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अमेजोन का मैंने टैब खोला है। ठीक है, जब आप लोग खोलेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है, अब अगर हम लोग यूएसए के हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो हमारा ऑब्वियसली डिलीवरी एड्रेस भी यूएसए के हिसाब से होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के डिलीवरी एड्रेस के हिसाब से रिसर्च कर रहे होंगे, तो प्रोडक्ट पाकिस्तान में शिप होने वाले नजर आ रहे होंगे। लेकिन हमने उन प्रोडक्ट रिसर्च करनी है जो कि यूएसए में सेल हो रहे हैं, क्योंकि हमने सेलिंग किधर करनी है, यूएसए के अंदर। इस वजह से हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। इसको ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस आ रहा होगा पाकिस्तान का, आपने चेंज पे क्लिक करना है। कोई भी यूएसए का जिप कोड यहाँ से आप नेट से निकाल के यूएसए जिप कोड्स लिखेंगे, डिटेल उनकी आ जाएगी, उसको हमने वहाँ से कॉपी करके इधर पुट करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको डन करेंगे, तो अब ये डिलीवर नाउ किधर शो कर रहा है, न्यूयॉर्क यूएसए का। अब जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ सामने शो हो रहे हैं, ये न्यूयॉर्क में शिप हो सकते हैं, यूएसए में शिप हो सकते हैं। तो इसलिए हमने जो अपनी रिसर्च करनी है प्रोडक्ट की, वो हमने सबसे पहले आके यहाँ से अपना जिप कोड है वो चेंज करना है। अब हम रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। रेटिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कि प्रोडक्ट की मैंने लिस्टिंग ओपन की, इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। करने के बाद यहाँ पे बीएसआर जहाँ पे आएगा, ऊपर भी शो हो रही है, लेकिन मैं नीचे से आपको इसको बताता हूँ। ये बीएसआर था, बेस्ट सेलर रैंक। इसके ऊपर ही कस्टमर रिव्यूज, ये रेटिंग्स हैं इसकी। अब यहाँ पे रेटिंग शो हो रही है 4.5 आउट ऑफ 5। किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग 4 प्लस हो, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। 4 हो या 4 प्लस हो, हम उसकी तरफ जा सकते हैं। अब रेटिंग का देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट जिस पे रेटिंग बहुत कम होगी, 3 होगी, 3.5 होगी, उसमें उसी हिसाब से रिटर्न्स भी आ रहे होंगे। अगर कोई कस्टमर बाय करता है, उसको प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता या वो रिटर्न भेज देता है, ऑब्वियसली उसी टाइम पे वो उसका रिव्यू भी बुरा आएगा। तो इन रिव्यूज से हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर रेटिंग कम है तो उसके रिटर्न ज़्यादा आएंगे। तो हमने इस चीज़ को देखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जिनके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हों,
उनके 4+ रिव्यूज हों और उनमें रिटर्न्स फिर ऑब्वियसली कम आ रहे होंगे। जो .com वाली सिर्फ amazon.com वाली डोमेन है वो यूएसए की है। अगर हम किसी और कंट्री की प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे तो फिर हम लोग उन कंट्रीज के एड्रेस के साथ जा रहे होंगे। अभी amazon.com के ऊपर आप ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पे भी चीज़ मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल स्टार्टिंग की अमेजोन की साइट है। अच्छा, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि हमने FBA का काम करना है, FBM का काम नहीं करना। ठीक है, तो FBM और FBA चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि लिस्टिंग के अंदर FBA सेलर है या नहीं। ऑब्वियसली किसी प्रोडक्ट पे FBA सेलर्स होंगे तो उसी प्रोडक्ट पे हम भी जा सकते हैं ना, हमें भी वो अलाउ करेगा, क्योंकि ये अगर लिस्टिंग में होल सेलर अलाउ होता है, वो होलसेल की लिस्टिंग होती है, तो तभी हम उसमें जा सकते हैं। वो कैसे चेक होता है, वो यहाँ पे इस कंप्लीट बाय बॉक्स की डिटेल से चेक होता है। अब इस टाइम पे यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो FBM और FBA के डिफरेंस को शो करने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इतना सा जो एरिया है इसको कहते हैं बाय बॉक्स। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अमेजोन के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट की 80% सेल बाय बॉक्स से आ रही होती है। हर प्रोडक्ट का अपना बाय बॉक्स होता है। अब मैं कोई और लिस्टिंग ओपन करूंगा, उसका अपना बाय बॉक्स होगा। ये जो बाय बॉक्स आपको शो हो रहा है जिसमें ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, सेलर की डिटेल्स लिखी आ रही हैं, डिलीवरी की डिटेल्स आ रही हैं, ये इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बाय बॉक्स है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में कोई बंदा आता है, कोई कस्टमर आता है, उसको नहीं पता सेलर कौन बैठा हुआ है, कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा, वो डायरेक्ट यहाँ से बाय नाउ करेगा, बाय नाउ करके चला जाएगा। इसलिए 80% सेल बाय बॉक्स में बैठे हुए सेलर की आ रही होती है। इसके अलावा भी इधर नीचे सेलर्स होते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे अदर सेलर्स ऑन अमेजोन लिखा आ रहा है इसी बाय बॉक्स के नीचे। इनको ओपन करेंगे तो इन सेलर्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। 15 अदर ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें हम प्राइम का अगर फिल्टर लगा लें और न्यू का लगा लें तो एक और ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो मेन फोकस है इस टाइम पे वो FBM FBA का है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, जब मैंने आप लोगों को चीज़ ये बोली थी कि 80% सेल बाय बॉक्स की आ रही होती है, उसका मतलब ये है कि 80% लोग यहाँ से आके बाय करके चले जाते हैं। जो 20% रिमेनिंग होते हैं, वो कभी कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहते हैं मैंने इसी बंदे से ही खरीदना है, तो फिर वो यहाँ से अदर सेलर्स वाली लिस्ट को ओपन करेंगे और उनसे जाके प्रोडक्ट खरीद लेंगे। लेकिन जो मेजर सेल आ रही होती है वो बाय बॉक्स से आ रही होती है। इस बाय बॉक्स के अंदर कंपटीशन चल रहा होता है। जो इधर नीचे सेलर्स बैठे हुए हैं वो सारे आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं इसमें आने के लिए। इस टाइम पे बाय बॉक्स के अंदर सिर्फ एक सेलर बैठा हुआ है। बाय बॉक्स में एक सेलर ही होता है। सब सेलर्स में से एक सेलर को अमेजोन अलाउ करता है बाय बॉक्स में आने के लिए। इसके साथ बाकी सारे सेलर्स कम्पीट कर रहे हैं। जिसकी अच्छी प्राइस होगी, जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे, जिसका स्टॉक बेहतर होगा, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 300 to 400 पॉइंट्स हैं बाय बॉक्स में आने के लिए। लेकिन मेजर जो पॉइंट है वो प्राइस का है। जिसकी प्राइस बेहतर होगी, सेंट्स में वॉर्स चल रही होती है इसके ऊपर, सेंट से प्राइस। अगर इसने यहाँ पे इसकी प्राइस $12.99 लगाई है, किसी ने 12.97 लगाई है, हो सकता है वो बाय बॉक्स में आ जाए। तो सेंट्स के ऊपर प्राइसिंग वॉर्स चल रही होती हैं। उनके भी हाफ पे सेलर आ रहा होता है बाय बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है शिप फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, शिप फ्रॉम का मतलब है कि वेयर हाउस किसका यूज हो रहा है, अमेजोन का। शिपिंग सर्विसेज कौन दे रहा है, डिलीवरी की सर्विसेज कौन दे रहा है, अमेजोन। और सोल्ड बाय का मतलब है कि कौन सा सेलर इसको बेच रहा है। अब अमेजोन बेच रहा है। अमेजोन का यहाँ पे नाम होने का मकसद ये है कि अमेजोन खुद भी सेलिंग करता है। जिस तरह हम हैं, हमने एक प्रोडक्ट को होलसेल रेट पे सोर्स किया, सोर्स करने के बाद अमेजोन के वेयरहाउस भिजवाया, वहां से हमने सेल्स की, हमने अमेजोन के वेयरहाउस को यूज किया। अगर अमेजोन चाहे तो वो खुद भी तो उसको सोर्स कर सकता है ना, तो वो खुद भी सोर्स करता है, अपने वेयरहाउस में चीजों को रखता है और इन लिस्टिंग्स के अंदर वो भी कम्पीट करता है। जिस लिस्टिंग में अमेजोन होगा ऑब्वियसली उसके अंदर वो बाय बॉक्स को विन कर रहा होगा, क्योंकि उसने किसी और को FBA की या फुलफिलमेंट की फीस नहीं देनी। हमने तो उसको फीस देके वो मार्जिन भी अपना निकालना है, तो हम उतनी प्राइस ड्रॉप नहीं कर सकते जितनी अमेजोन कर सकता है। इसमें भी लिखा है शिप फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन। इसका मतलब ये है कि ये FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। ठीक है, सेलर भी खुद वही है और शिपिंग भी वो खुद ही कर रहा है, अमेजोन ही कर रहा है। अब यहाँ पे अगर शिप फ्रॉम अमेजोन लिखा होता, सोल्ड बाय अब्दुल्ला होता, तो फिर हम लोग कर रहे होते FBA का काम। ठीक है, क्योंकि फुलफिलमेंट कौन कर रहा था, अमेजोन। सेल कौन कर रहा था, हम लोग। ठीक है, तो इसमें एक बंदा FBA का काम कर रहा होता। अब FBM क्या होता है, FBM में यहाँ पे जो शिप फ्रॉम है वो भी सेलर का होता। ठीक है, अब जिस तरह मैं हूँ यहाँ पे शिप फ्रॉम अब्दुल्ला लिख रहा होता और सोल्ड बाय भी अब्दुल्ला लिखा होता। शिप फ्रॉम अमेजोन हो, अमेजोन शिपिंग कर रहा हो, ठीक है, और सोल्ड बाय भी अमेजोन हो, इसका मतलब है अमेजोन खुद इसको लिस्टिंग को में आके सेल कर रहा है। शिप फ्रॉम अमेजोन हो और सोल्ड बाय किसी का सेलर का नाम लिखा हो तो उसको हम कहते हैं FBA। ठीक है, तो उसमें सेलर अमेजोन की सर्विसेज लेता हुआ उसको प्रोडक्ट को शिप करवा रहा होता है, उसकी रिटर्न सारी मैनेजमेंट करवा रहा होता है। शिप फ्रॉम सेलर स्टोर, सोल्ड बाय सेलर हो तो इसका मतलब होता है FBM। इसमें इन्वेंट्री उस बंदे ने अपनी खुद होल्ड की हुई होती है, खुद संभाल रहा होता है, और सेलर दी होता है। तो ये तीनों का बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक और आप लोगों को साथ कंपेयर करने के लिए FBA सेलर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ रहा होगा। जिस तरह ये देखें, ये FBM सेलर है, इसमें शिप फ्रॉम कॉर्न बाय लिखा है, सोल्ड बाय भी कॉर्न बाय लिखा है। ठीक है, तो ये FBM है क्योंकि इसमें शिपिंग भी ये खुद कर रहा है और सेलर भी ये कौन है, खुद है। थोड़ा सा नीचे हम इसको करें, अब ये है FBA सेलर। इसमें शिप फ्रॉम अमेजोन है, अमेजोन की सर्विसेज के ले रहा है, लेकिन सोल्ड बाय कौन है, सेलर का अपना नाम लिखा है ATHQ। ठीक है, तो ये हो गया FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे शिप फ्रॉम गार्नर सप्लाई है। ठीक है, सोल्ड बाय भी गार्नर सप्लाई है, इसका मतलब है कि FBM है क्योंकि मर्चेंडाइज भी इसकी अपनी है
ठीक है। वेयर हाउस भी इसका अपना है और सेलर भी ये खुद ही है। ये भी एफबीएम सेलर है, ये भी है नीचे एफबीएम सेलर है, ये एफपीएम सेलर, ये सारे यहाँ पे एफपीएम सेलर्स बैठे हुए हैं। अब इसमें हमने देखा कि सिर्फ एक हमें एफपीए सेलर नजर आया। ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना एक बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसमें एफपीए सेलर्स बहुत कम है। ये जो एनालिसिस है वो हम लोग एंड पे, जो प्रोडक्ट रिसर्च का कंप्लीट मॉड्यूल हो जाएगा उसके बाद हम लोग एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि हमने क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट देखनी है। अभी हम लोग बेसिक एक आपको ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि आप लोग टर्म्स को बेसिकली समझ लें कि एफबीएम एफबीए सारी चीज़ें क्या है। एफबीए के अंदर हम लोग अमेजोन की सर्विसेज ले रहे होते हैं, मैनेजमेंट सारी अमेजोन देख रहा होता है। तो अगर कोई इसमें मसला आता है, हमारी प्रोडक्ट नहीं शिप हो सकती या उसकी तरफ से कस्टमर की तरफ से बुरा रिस्पॉन्स आता है, प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है, तो उसमें भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम अमेजोन को इस चीज़ के लिए पैसे पे कर रहे हैं। अब हम लोग पीएल लिस्टिंग को थोड़ी सी उसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूंगा कि पीएल लिस्टिंग क्या होती है और हमने उसकी तरफ क्यों नहीं जाना। कोई भी ऐसी लिस्टिंग जिसकी डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में करके लिखी गई हो, पॉइंट्स, बुलेट बुलेट पॉइंट्स वगैरह हो, ब्रांड का लोगो वहाँ पे शो हो रहा हो, प्रोडक्ट के ऊपर बार बार उसको इन्हांस किया हुआ हो, हर तरफ ब्रांड का नाम हो, ठीक है। और उसमें यहाँ पे स्टोर में भी ब्रांड का अपना नाम हो, जिस तरह मैं अगर अपना बात करूँ तो मैं यहाँ पे अब्दुल्ला स्टोर लिखा हो, अब्दुल्ला ब्रांड हो, और इधर भी सिर्फ मैं खुद ही बेच रहा हूँ और मेरे अलावा यहाँ पे कोई और सेलर अदर सेलर्स की लिस्ट में ना हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं पीएल लिस्टिंग, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग। उसमें हम लोग नहीं जा सकते, उस लिस्टिंग को हमने वहीं पे बंद करना है। लेकिन उसको हमने इवेलुएट भी करना है कि वाकई वो पीएल लिस्टिंग है भी या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यहाँ पे जो ब्रांड है उसका नाम लिखा होता है, जिस तरह अब्दुल्ला लिखा होगा, लेकिन इधर सेलर का नाम डिफरेंट होगा, होगा एक ही सेलर यहाँ पे, लेकिन इधर सेलर का नाम डिफरेंट होगा, ऊपर ब्रांड का नाम डिफरेंट होगा। हमने उस प्रोडक्ट को भी इवेलुएट करना है कि अगर सेलर का नाम डिफरेंट है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एफबीए ही हो सकता है कि उस ब्रांड ने या उस पीएल लिस्टिंग ने सिर्फ एक अपने ऑथराइज सेलर को अलाउ किया हो इस पे सेल करना। तो हमने उस क्राइटेरिया को इवेलुएट करना है। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल इसकी जो डिस्क्रिप्शन है सिंपल सी लिखी गई है, बिल्कुल सिंपल सी, पूरा पूरा बस इन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट क्या है, कोई इसमें बुलेट्स पॉइंट्स नहीं है, सारी एक एक डिटेल्स को हाईलाइट नहीं किया कि इसकी ये चीज़ ऐसी है वैसी है, वो चीज़ें नहीं बताई हुई। इसलिए इससे थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो गया कि ये होलसेल की लिस्टिंग है। फिर हमने इसके सेलर्स भी देख लिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं, तो इससे भी हमें पता चल गया कि ये एफबीए की होलसेल की लिस्टिंग है। फिर इसमें अमेजोन भी है, तो इससे भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि ये होलसेल की लिस्टिंग है। मैं आपको पीएल लिस्टिंग ओपन करके उससे कंपैरिजन इसकी करके दिखाता हूँ, लेकिन बेसिक हमें यही चीज़ पता होती है कि यहाँ पे जो स्टोर नेम है वो और सेलर नेम अगर सेम हो तो इसका मतलब है कि वो पीएल लिस्टिंग है, ठीक है। लेकिन हमने बाकी इन चीज़ों को भी चेक करना है कि मैं पीएल लिस्टिंग भी आपको एक ओपन करके यहाँ से दिखा देता हूँ, और देखनी पड़ेगी, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने लिस्टिंग ओपन की है एक 10 मॉस के नाम से, ये ब्रांड बना हुआ है। इसमें ये देखें कि इसकी जो स्टोर का नाम है वो भी 10 मॉस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी बेसिक ही है। यहाँ पे इसमें इतने बुलेट पॉइंट्स वगैरह तो नहीं डाले हुए, लेकिन हमने डिस्क्रिप्शन को नहीं देखना, हमने ये चीज़ देखनी थी कि इसमें कोई भी सेलर और नहीं है। इसमें इस टाइम पे एक ही सेलर है, ये लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय दिस सेलर। सोल्ड कौन कर रहा है? 10 मॉस कर रहा है, ठीक है। ये मैंने इसको हाईलाइट किया, 10 मॉस, ये सामने आपको नजर आ रहा होगा। सोल्ड बाय 10 मॉस लिखा है, शिप फ्रॉम वो अमेजोन, वो यानी कि एफबीए की सर्विसेज को ले रहा है, लेकिन सेलर सिर्फ ब्रांड खुद ही है, ठीक है। ऊपर नाम जो यहाँ पे था स्टोर का, जो ब्रांड का नाम था वो, और नीचे जो सेलर है वो, ये दोनों सेम है। इसके अलावा और कोई सेलर भी नहीं है इसके ऊपर। तो ये एक पीएल लिस्टिंग है, इसकी तरफ हम लोग नहीं जा सकते, हमने इसको यहीं से बंद करना है, इसकी हमने कोई एनालिसिस नहीं करना है। ये दूसरा सिनेरियो आ गया यहाँ पे, ये मैंने लिस्टिंग ओपन की है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये स्टोर का नाम और यहाँ पे सेलर का नाम अगर सेम हो नीचे तो फिर ये एक पीएल लिस्टिंग होती है। लेकिन मैंने एक और केस भी आप लोगों को बताया था कि बाज़ औक़ात ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, फिर भी लिस्टिंग जो होती है वो पीएल ही होती है। अब ये वाला सीन यहाँ पे आ गया। अब मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, यहाँ पे इस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्टोर नेम भी इसी ब्रांड के, ये यानी कि ऑफिशियल लिस्टिंग हुई हुई है। जब स्क्रॉल डाउन किया हल्का सा यहाँ पे, तो इस टाइम यहाँ पे सोल्ड बाय फैंजिया लिखा है, ठीक है। ये इस सेलर का नाम है। अब फैंजिया और ऊपर ब्रांड का नाम, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ठीक है। ब्रांड का नाम और है, स्टोर का नाम वही है, लेकिन जो सेलर है वो फैंजिया है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई और नीचे सेलर भी नहीं है, यानी ये सिंगल ही यहाँ पे फैंजिया ही सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। इसका मतलब है कि ये ब्रांड का ऑथराइज्ड सेलर है, ब्रांड खुद ये बेच रहा है, ब्रांड ने इसको खुद अलाउ किया इस वाले स्पेशल सेलर को। ये बेसिकली हम इसको अगर एक और सेंस में देखें तो ब्रांड खुद ही है यहाँ पे आया हुआ। अगर यहाँ पे इसी ब्रांड का नाम लिखा होता या उसकी जगह फैंसिया लिखा है, बात एक ही है। हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा सकते, हम जाएंगे हमें अलाउ ही नहीं करेगा सेल करने के लिए, ठीक है। तो दो सिनेरियोज मैंने आप लोगों को समझाए थे, एक जिसमें ब्रांड का नाम भी सेम हो और स्टोर का नाम भी सेम हो, सेलर का नाम भी सेम हो, ठीक है, वो पीएल होता है, ठीक है, उसमें हमने नहीं जाना। उसमें एफबीए सेलर्स अगर ना हो तो फिर भी हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। अगर स्टोर का नाम और जो सेलर का नाम है वो सेम ना भी हो, लेकिन एक ही सेलर हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट में भी हमने नहीं जाना। अगर ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन नहीं होती, आप इसको बैक थोड़ा सा रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। दूसरे केस के अंदर अगर हम लोग उस ब्रांड की तरफ जाते हैं, जैसे मैं एक लिस्टिंग नजर आई, उस पर एक दो एफबीए सेलर्स हैं या तीन एक सेलर्स हैं, तो हमने उनको इवेलुएट किया कि वो पीएल लिस्टिंग नहीं है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम उसकी सोर्सिंग करवा लें,
और अगर पीएल लिस्टिंग है उसकी बहुत सेल आ रही है, हम लोग ईमेल करके भी चेक कर सकते हैं कि हमें वो सेलर जो प्राइवेट लेबल है जिसका वो अलाउ कर रहा है, अगर वो सोर्स अपने अपने सप्लायर का बता देगा तो हम उसको सोर्स कर सकते हैं। लेकिन पीएल लिस्टिंग की तरफ हमने जनरली नहीं जाना। होलसेल के काम में हमने होलसेल वाली ई लिस्टिंग्स को ओपन करना है। मैं यहाँ पे आपको एक और पीएल लिस्टिंग ओपन करके जरा उसकी डिस्क्रिप्शन है वो भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि वो कैसी होती है। अब ये जो लिस्टिंग है ये मैंने ओपन की है एक ब्रांड की, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखें कि ब्रांड का नाम यहाँ लिखा है, सोला काका लिखा हुआ है, ठीक है। सोला काका इस ब्रांड का नाम है, ठीक है। स्टोर की ऑफिशियल लिस्टिंग हुई हुई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने स्क्रॉल डाउन किया जब यहाँ पे, तो सेलर्स की लिस्ट में कौन बैठा है, सोला काका खुद बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो और कोई भी सेलर नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बड़ी डिटेल्ड है, 3 मोड कनेक्शन है, उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। उसमें जो जो चीज़ें हैं बहुत डिटेल से उसकी बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिखे गए हैं। पिक्चर्स भी बड़ी डिटेल से उसकी शो की हुई हैं। पिक्चर्स भी आप देखेंगे ना तो वो उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल शो की हुई होगी। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो उसकी 8 GB होना, उसकी जो कस्टम मैक्रो है, ट्राई मोड कनेक्शन वगैरह, लाइट वेट है, ये सारी चीज़ें ये जो हाईलाइटेड है ना, ये एक पीएल लिस्टिंग की आइडेंटिफिकेशन में है। इसमें क्या था, इसका सेलर नेम, स्टोर नेम सेम आ गया, बुलेट पॉइंट्स काफ़ी आ गए, कोई और सेलर नहीं हमें नजर आया, और पिक्चर्स वगैरह भी काफ़ी उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये एक पीएल लिस्टिंग। अब अमेजोन के बेसिक इंटरफेस के अंदर ना जब हम लोग जाते हैं तो उसमें कैटेगरीज आ रही होती हैं। ये जब अमेजोन को हमने सर्च किया ना, सर्च करने के बाद यहाँ पे ऑल में भी आपको काफ़ी डिटेल्स शो हो रही होंगी, और उसके बाद यहाँ सामने भी आपको शो हो रही होंगी बेस्ट सेलर कौन सी हैं, बेसिक्स हैं, फिर यहाँ पे भी कैटेगरीज शो हो रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अभी मैं आपको जनरली एक दो बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी काफ़ी अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी अच्छी है, उसके बाद टॉयज़ की काफ़ी अच्छी है। तो लेकिन फिर भी हमने इसमें रिसर्च करनी है। अब ये कैटेगरी जो मैं बोल रहा हूँ उनके पीछे कुछ रीजंस वगैरह भी हैं। अब किसी के जहन में आ रहा होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी काफ़ी अच्छी है, या मेडिसिन वगैरह की, तो उनमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो जिस तरह के देखने में नजर आ रहे होते हैं, अगर नहीं आते तो उसमें रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंडली अगर हम लोग मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो उनमें रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेबल्स हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास ट्रेडमार्क उस लिहाज से होना चाहिए, उस लिहाज से परमिट्स होने चाहिए। इसलिए हम लोग मेडिसिन या इस तरह की कैटेगरीज पे नहीं जा सकते। हमने वो कैटेगरीज देखनी है जिनपे जो बेसिक हों, जेनेरिक हों, जिनमें इजीली हम जा सकें, और जिनकी डायमेंशन वगैरह हमारे हिसाब से हो, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ना हो, जिस तरह एलईडी टीवीज हैं या इस तरह की तरफ भी हमने नहीं जाना, क्योंकि उनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। रास्ते में एलईडी डैमेज हो गई या टूट गई, और उसकी डायमेंशंस वेट के हिसाब से उसकी शिपिंग भी ज़्यादा पड़ी होती है, तो हमने इस तरह की कैटेगरीज को अवॉइड करना है। माउस, यूएसबीज, जेनेरिक प्रोडक्ट्स किसी भी किस्म के हो गए, टॉयज हो गए, स्पोर्ट्स आउटडोर के अंदर ड्रिल मशीन्स वगैरह, इस तरह की मल्टीपल आपने कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है। वो खैर हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर अमेजोन एज अ सेलर बैठा हुआ है, जैसे मैंने डेल की एक लिस्टिंग ओपन की थी, उसके ऊपर अमेजोन खुद भी सेल कर रहा था, उनकी तरफ हम जा सकते हैं। हमने खाली उसके जब क्राइटेरिया को एवेलुएट करना है, हमने ये चीज़ देखनी है कि ये बाय बॉक्स में एफबीए सेलर को भी आने दे रहा है या नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय बॉक्स के लिए सारे सेलर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन अमेजोन चूंकि उसने किसी को फीसेस नहीं देनी होती, इसलिए वो सबसे सस्ती प्राइस पे भी सेल कर सकता है प्रॉफिट के साथ। लेकिन कुछ इस तरह के चांसेस होते हैं जहां पे अमेजोन दूसरे सेलर्स को भी बाय बॉक्स के साथ अलाउ कर रहा होता है, खुद कंपीट कर रहा होता है। कुछ टाइम पे दूसरे सेलर्स होते हैं, कुछ टाइम पे अमेजोन होता है। तो हमने उसको एनालाइज करना है, कीपा के चार्ट के थ्रू हमें देखना है कि वो दूसरे सेलर्स को भी अलाउ कर रहा है। अगर वो कर रहा हो तो ऐसी लिस्टिंग जिस पे अमेजोन है उस पे जाने में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कीपा के चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से, वो कीपा की मैं आपको कंप्लीट एक्सटेंशन वगैरह समझाऊंगा। अगर कीपा के चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से अमेजोन किसी और को अलाउ नहीं कर रहा, सिर्फ अमेजोन ही है बाय बॉक्स में थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर, अगर अमेजोन ही है, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हमें भी सेल नहीं मिलेगी। अगर हम लोग बाय बॉक्स में नहीं आएंगे तो फिर हमें कैसे सेल मिलेगी। ब्यूटी की जो अभी मैंने कैटेगरी बताई थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, उस पर भी हम लोग रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं जिनको हम लोग बाद में सेल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया कि ब्यूटी की प्रोडक्ट्स या ब्यूटी की कैटेगरी अच्छी नहीं है तो हमने जाना नहीं, हम जा सकते हैं उसकी तरफ भी एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर। किसी भी प्रोडक्ट के एनालिसिस सोर्सिंग करने से पहले कंप्लीट हमने करना है। अगर वो हमारे हमारे क्राइटेरिया पे फॉलो करेगी तभी हम उसकी सोर्सिंग करेंगे। हमने किसी पॉइंट को भी लूज नहीं करना। उसमें उसकी कॉस्ट, उसकी सोर्सिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, एफपीए सेलर्स हैं या नहीं, रैंक उसका हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है या है, उसमें जो उसकी जो रेफरल फीस है, एफबीए फीस है, वो जो प्रॉपर क्राइटेरिया की शीट में आप लोगों को बताऊंगा, आपने उसके हिसाब से उसके एनालिसिस करने हैं। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे फॉलो करेगी तो हम उसकी सोर्सिंग तरफ जाएंगे, नहीं तो हम उसको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। इसी के साथ एक पोटेंशियल प्रोडक्ट का क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया जाता है, वो आप लोगों को डिफाइन हुआ मिल जाएगा। पोटेंशियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरी की पूरी फॉल कर रही होती है, उसमें पोटेंशियल होता है कि उसकी सेल्स अच्छी आएंगी। इसमें ये लाजमी नहीं होता कि एक प्रोडक्ट जिसकी 2000 या 3000 या 4000 सेल होगी वही पोटेंशियल प्रोडक्ट होगी, ऐसा नहीं होता। बाजू का ऐसा होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी 200 सेल हो, वो आपके क्राइटेरिया पे फॉल कर जाए और 2000 वाली ना कर रही हो। डिपेंड करता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। अब हम यहाँ पे एक्सटेंशन की बात करेंगे। जितनी भी एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये सारी बेसिक एक्सटेंशन है, इसमें कोई प्राइस पे करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, ये सारी फ्री एक्सटेंशन हैं।
और इन्हीं के थ्रू हमें एनालिसिस के अंदर काफ़ी मदद मिलती है, हमें प्रोडक्ट के ओवरव्यू के ऊपर ही चीज़ें शो होने लग जाती हैं। मैं एक एक करके सारी एक्सटेंशंस बताऊंगा और आपने अपने पास नोट डाउन भी कर लेनी है, और मैं यहाँ से ये ओपन करके लगा के भी दिखाऊंगा। अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर टूल्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। जितने भी टूल्स मैंने यहाँ सामने लिखे हुए हैं, ये सारे टूल्स फ्री हैं, इनमें भी कोई भी हमने पेड एक्सटेंशन अभी नहीं लगानी, ये सब फ्री टूल्स हैं। एक एक करके मैं आपको इन सब टूल्स की एक्सटेंशन लगा के दिखाऊंगा। एक्सटेंशन का बेसिकली पर्पज ये होता है कि जब हमने अमेजॉन का टैब ओपन किया होता है, एक्सटेंशन यहीं पे सामने रिजल्ट शो करने लग जाएगी। कोई यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की सेल्स चेक करनी हो, या उसके अंदर कितना कंपटीशन है, एफपीए सेलर्स हैं या नहीं है, उसकी कीपा की चार्ट की हिस्ट्री वगैरह, वो सब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ये जो मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे लिखी है, हम इनको लगाना पहले सीखते हैं कि लगती किस तरीके से। पहली एक्सटेंशन है एफपीए कैलकुलेटर फ्रॉम सेलर ऐप, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सबसे ऊपर क्रोम वेब स्टोर की जो एक्सटेंशन आ रही होती है, अभी मैं इस टाइम पे क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सामने एक्सटेंशन आ रही है एफपीए कैलकुलेटर फॉर अमेजॉन सेलर्स, और उसके आगे सेलर ऐप लिखा हुआ है। तो ये सेलर ऐप की एक्सटेंशन है, हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ऐड टू क्रोम कर लेंगे। ये हमारी एक्सटेंशन लग गई है। अब जब भी हमने अमेजॉन खोला हुआ होगा और हमने इस एक्सटेंशन को यूज करना होगा सेलर ऐप वाली को, तो हम यहाँ से ये एक्सटेंशन का आइकन होता है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये एफपीए कैलकुलेटर फॉर अमेजॉन, तो इसको हम क्लिक करेंगे, यहीं पे ये आ जाएगा। अभी हम जब किसी भी प्रोडक्ट को खोलते हैं तो उसके बाद ये है कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं एफबीए कैलकुलेटर को। तो मैं यहाँ से भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट ओपन किया, अब हमने एक्सटेंशन को एक्सेस करना है। तो ये सामने एक्सटेंशन का आ रहा होता है आइकन, ये मैं माउस से इसको ओपन करता हूँ, तो ये एक्सटेंशन आ रही है। तो इधर से मैंने एफबीए कैलकुलेटर की जो भी एक्सटेंशन आप लोगों के सामने लगाई है, इसको मैंने क्लिक किया, तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे ओपन होगी। इसमें सारी डिटेल्स वगैरह ये हम खैर बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इस एक्सटेंशन के अंदर कैसे अपनी प्राइस पुट करनी है, कहाँ से फीसेस निकलती हैं। ये एक फीस का टैब है, ये दूसरी प्रोडक्ट की फीस का टैब वगैरह है। तो यहाँ पे जब हम इसमें प्राइस एंटर करते हैं, डिटेल्स आ जाती हैं, मार्जिन आ जाते हैं। जब डाटा हमने एंटर करना होगा शीट में, उस टाइम पे हम इसको डिटेल में समझेंगे एक्सटेंशन को। अभी इसमें सिर्फ लगाना समझा रहा हूँ कि एक्सटेंशन लगानी कैसे, आपने कौन कौन सी लगानी है। उसके बाद है कीपा एक्सटेंशन, आप यहाँ पे जाकर लिखेंगे कीपा। जब कीपा आप लिखेंगे तो कीपा लिखने के बाद ये सेकंड नंबर पे क्रोम वेब स्टोर की एक्सटेंशन आ रही है। क्रोम वेब स्टोर पे, इस पे लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। मैंने पहले की लगाई हुई है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लगाता। तो ये है कि इसका रोल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ पे शो हो रही होती है। जब हम किसी लिस्टिंग पे आते हैं और उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये सामने एक चार्ट इस तरह का नजर आ रहा होगा। अब आप लोगों ने अगर एक्सटेंशन नहीं लगाई होगी तो आपको इस तरह का कोई चार्ट भी नजर नहीं आ रहा होगा। मैंने एक्सटेंशन लगाई भी, इसलिए मुझे यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसमें बेसिकली कीपा चार्ट का होता ये है कि इसमें आपको प्राइसिंग की बहुत डिटेल में चीजें पता चल रही होती हैं। इसमें हम जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तब से लेके उसका चार्ट चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से सेलर्स किस टाइम पे आए थे, उसकी प्राइस पहले कितनी थी, अब कितनी है, 3 मंथ्स पुरानी प्राइस कितनी थी, 3 मंथ्स। बेसिकली ये एनालिसिस के लिए जरूरी होता है। हम चेक करते हैं कि एफबीए सेलर्स इसमें आए थे या नहीं आए थे, अमेजोन था या नहीं था, अमेजोन हमें अलाउ कर रहा है, एफबीए सेलर्स को अलाउ कर रहा है सेल करना या नहीं कर रहा, फिर प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है, क्योंकि जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उनको देख के हम अगले 3 मंथ्स को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए कीपा का चार्ट बड़ा जरूरी होता है। तो सेकंड एक्सटेंशन कीपा चार्ट की है। इन सब एक्सटेंशन को हम एट द एंड जाके एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे जब वो शीट में हमने डाटा एंटर करना होगा। थर्ड एक्सटेंशन है अमेजॉन सजेशन एक्सपेंडर की। ये मैंने लिखा है अमेजॉन सजेशन एक्सपेंडर, ये AMG सजेशन एक्सपेंडर सामने आ रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। ये हमारी एक्सटेंशन ये भी ऐड हो गई है। ये मैंने अमेजॉन के टैब पे मैं गया हूँ और जाके मैंने वहाँ पे गेमिंग माउस लिखा है, तो ये सामने कुछ सजेशंस वगैरह आने शुरू हो गए हैं। बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई कीवर्ड लिखते हैं, उनको भी एक्सपेंड करके दिखाता है, प्रोडक्ट्स को भी एक्सपेंड करके दिखाता है। फिर हम आते हैं अपनी लास्ट एक्सटेंशन की तरफ, DS Amazon क्विक व्यू। ये DS Amazon क्विक व्यू की एक्सटेंशन है, इस पर मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको ऐड टू क्रोम करूंगा, ये एक्सटेंशन भी ऐड हो गई है। ये बेसिकली हमें यहाँ पे कोई भी हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ ही यहाँ नीचे अब देखें आप लोगों को ये चीज़ें शो होने लग जाएंगी, कौन कौन से सेलर्स हैं, हमें यहीं पे ये चीज़ें शो होने लग जाएंगी। जो हमारी मेन सर्च बार है उसके नीचे हमने प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च, अपने कीवर्ड को सर्च किया गेमिंग माउस। सर्च करने के बाद हम नीचे आए, ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि इसका ये ASIN है और इसमें एक FBA सेलर है। ये क्विक व्यू है, आपको एक क्विकली व्यू करके बता देता है प्रोडक्ट के अंदर कितने सेलर्स हैं और कौन कौन से सेलर्स हैं। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर ये बता रहा है कि इस पे 3 FBA सेलर्स हैं, एक सोल्ड बाय अमेजोन, ये कि अमेजोन भी है और 3 FBA सेलर्स भी हैं। इस पे 2 FBA सेलर्स हैं, इस पे अमेजोन भी है, इस पे एक ही FBA सेलर है। अब जिन जिन पे एक ही FBA सेलर्स है और उनके नाम भी जरा इस तरह के हैं, जिस तरह ये रेड्रोगॉन है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये PL है। इसकी तरफ हम इसको खोल के भी नहीं देखेंगे। अब ये इसमें 3 FBA सेलर्स हैं, अमेजोन भी है, तो हमें पता है कि ये FBA, हम इस पे जा सकते हैं, होलसेल की प्रोडक्ट है, तभी 3 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करके ऑब्वियसली इसमें FBM सेलर्स भी होंगे, लेकिन FBM सेलर्स वहां पे शो नहीं हो रहे थे। तो हमें अमेजोन पे ऊपर से ही क्विकली ये चीज व्यू हो गई थी कि इसमें FBA सेलर्स हैं या नहीं। बेसिकली ये प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान टाइम को जाती है एक्सटेंशन। ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये भी FBA सेलर है, ये भी FBA सेलर है, ये भी FBA सेलर है। ठीक है। प्रोडक्ट मैंने लॉजिटेक की ओपन की थी, इन तीनों में से कोई भी लॉजिटेक नहीं है। एक इलेक्ट्रिक ज़ेब्रा है, एक LA24/7 अपडेटेड है, एक ट्रेंडी गुड्स है। ठीक है। इन तीनों के अलावा जो इस टाइम पे बाय बॉक्स में है वो अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है।
इससे ये चीज़ पता चलती है कि एक्सटेंशन ने हमें हमारे फ्रंट पेज के ऊपर ही जब हमने चीज़ को सर्च किया था, उसी पेज पे सामने सब लिस्टिंग्स के दरमियान शो कर दिया कि इस प्रोडक्ट पे अमेज़न है और 3 सेलर्स हैं, 3 एफबीए सेलर्स हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जिस पे 3 एफबीए सेलर हैं, उसको हम ओपन करके चेक कर सकते हैं कि हमें भी वहाँ पे चांस मिलता है या नहीं मिलता। बाकी चीज़ें तो बाद में क्राइटेरिया के हिसाब से आएँगी ना। तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है। अब कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिस पे एक ही एफबीए सेलर हो, उस पे अमेज़न भी ना हो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पीएल प्रोडक्ट है, उसको हम लिस्टिंग को वहीं से ओपन नहीं करेंगे, ये हमारा टाइम बचाती है एक्सटेंशन। सजेशन एक्सपेंडर वाली एक्सटेंशन इसलिए यूज़ की जाती है जब हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस, तो ये कीवर्ड्स सामने आ रहे हैं, ये हम सर्च करके देख सकते हैं। हमारे ज़हन में अगर कीवर्ड नहीं आता तो यहाँ से हम कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। हम इसको और डिटेल में जाएँगे, गेमिंग करेंगे, तो गेमिंग से रिलेटेड अलग कीवर्ड्स आने लग जाएँगे। वाइड माउस, वाइट, एर्गोनॉमिक, पिंक, तो ये एक्सपेंड किसने किया? ये उसी एक्सटेंशन ने जो हमने अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर वाली एक्सटेंशन लगाई थी, ये वो एक्सपेंड कर रही है। सजेस्ट करी बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इंसान के दिमाग में कीवर्ड्स आ ही नहीं रहे होते। तो इस एक्सटेंशन के थ्रू हम ये है कि इन कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमेज़न की कैटेगरीज़ आ रही होती हैं, तो इधर जाके हम जो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर वाली कैटेगरीज़ हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें शो हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद अमेज़न के अंदर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का एक ऑप्शन होता है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, अमेज़न खुद हमें सजेस्ट करता है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स एक कस्टमर बाय कर रहा है। ये मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया है, इसको मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर वाला। अब अगर हमें अपना प्रोडक्ट जो कि हम इस टाइम पे देख रहे हैं और हमारे क्राइटेरिया पे ये बैठ रहा है, या ये नहीं भी है हमारे क्राइटेरिया पे बैठ रहा, तो हम फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में जो कस्टमर इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट लेके जा रहा है, जिस तरह एक माउस हम चेक कर रहे थे, उसके साथ दूसरा कौन सा है कीबोर्ड, हम कीबोर्ड को भी ओपन करके चेक कर सकते हैं। इससे भी हमें प्रोडक्ट्स का आइडिया होता है। अगर एक प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे बैठ रहा है, तो हम दूसरी उसके क्राइटेरिया वाले प्रोडक्ट को जो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में आ रहा होता है, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर वो नहीं बैठता तो ये हो सकता है ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाए। तो हमने इस चीज़ को भी, इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना है। इसके अलावा भी जब अमेज़न की लिस्टिंग को स्क्रॉल डाउन किया जा रहा होता है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं कि लॉजिटेक के प्रोडक्ट्स कस्टमर कौन-कौन से खरीद रहे हैं, माउस भी साथ खरीद रहे हैं, ये हेडफ़ोन्स भी लोग साथ खरीद रहे हैं। हम इनको भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर के फ्रीक्वेंटली व्यूड कौन से हैं, उनकी यहाँ पे आ रही होती है सामने ये बार। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी सजेशन अमेज़न काफ़ी सजेस्ट करता है चीज़ों को। हमने इसको एज़ अ कस्टमर चीज़ों को नहीं देखना, एज़ अ प्रोडक्ट रिसर्चर देखना है। जहाँ से हमें वो लूप होल मिलेगा, हम उसको एंटर करके उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे प्रोडक्ट्स को। सारी कैटेगरीज़ के मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से कैटेगरीज़ आती हैं। हमने एक-एक करके कैटेगरी को स्टार्ट करना है और उसमें आगे करते हुए जाना है। उसकी सब कैटेगरी को ओपन करना है। इधर जो ऑल में जाके जितने ऑप्शंस आ रहे होते हैं बेस्ट सेलर के, न्यू रिलीज़ेज़ के, इधर भी जाके हमने एक्सप्लोर करना है। तो आपने एक प्रोडक्ट रिसर्चर वाला माइंडसेट बना के रखना है। हमने अपने माइंड को महदूद नहीं करना चीज़ों तक। ये नहीं कि किसी ने क्राइटेरिया बता दिया, अमेज़न पे आके यहाँ से सर्च किया और बस उसको हम लगे रहे। हमने अपने माइंड को खोलना है, खोल के ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है अमेज़न की, और वहाँ से प्रोडक्ट्स को देखते हुए हमने फिर उनके क्राइटेरिया चेक करना है। अब हम अपनी लास्ट एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, जो कि जंगल स्काउट थी। मैं उसको भी लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एक-एक करके सारी एक्सटेंशंस के पर्पसेस समझाता हूँ। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे जंगल स्काउट। ये सेकंड नंबर पे क्रोम वेब स्टोर आ रहा है। इधर से हम इसको ओपन करेंगे एक्सटेंशन को। यहाँ से आप ऐड टू क्रोम करेंगे इसको। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। ये आपकी एक्सटेंशन लग गई जंगल स्काउट की। अब मैं आपको एक-एक करके इन सारी एक्सटेंशंस के पर्पसेस समझाता हूँ। सबसे पहले हम एफबीए कैलकुलेटर को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जब हम लोग एंटर कर रहे होते हैं डाटा अपनी शीट्स के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च की कंप्लीट शीट्स को मेंटेन किया जाता है। एएसआईएन किस दिन को क्या प्रोडक्ट रिसर्च की गई थी, उसमें ब्रांड क्या था, रैंक क्या था, 3 दिन के जो हम उसका स्टॉक मॉनिटर करते हैं, वो सारी चीज़ जब हम करते हैं, तो उस टाइम पे जो एक्सटेंशन है अमेज़न कैलकुलेटर वाली, ये ज़रूरत होती है हमें। यहाँ से ये मेरा माउस जिधर गया है, एक्सटेंशन वाली इस आइकन के ऊपर आपने लेके जाना है। यहाँ आप देख लें कि 5 की एक्सटेंशन जो मैंने लगाई थी अभी आपके सामने, वो यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे शो हो रही है। एएमजी सजेशन एक्सपेंडर की एक्सटेंशन मैंने लगाई थी, डीएस अमेज़न क्विक व्यू की लगाई थी, एफबीए कैलकुलेटर की लगाई थी, जंगल स्काउट की लगाई थी और कीपा की लगाई थी। तो सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे एफबीए कैलकुलेटर की। इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, तो ये प्रोडक्ट आपका कोई भी ओपन होना लाज़मी है। जिस तरह अभी मैं किसी लिस्टिंग पे हूँ, अगर मैं मेन पेज पे होऊँगा जहाँ पे प्रोडक्ट सारे शो हो रहे होंगे, वहाँ पे ये वाला कैलकुलेटर ओपन ही नहीं होगा। अभी मैं इस प्रोडक्ट पे हूँ, इस माउस पे हूँ, और मैंने यहाँ से जाके इस एक्सटेंशन पे, इस कैलकुलेटर पे क्लिक किया, तो ये सामने इस तरह का टैब ओपन हो गया। इसमें हमें उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके शो कर रहा है, और उस पे जो फीसेस हमें पड़ेंगी एज़ अ एफबीए सेलर, वो भी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। ये जब हम अपने डाटा में मेंटेन करेंगे, उस टाइम पे डिटेल में आपको ये फीसेस में एंटर करना बताऊंगा कि किस फीस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस एक्सटेंशन के थ्रू हम यहाँ पे अपनी प्राइस मार्जिन वगैरह कैलकुलेट कर लेते होते हैं। सेकंड एक्सटेंशन है कीपा की। कोई भी प्रोडक्ट जब आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का चार्ट मेरा नजर आ रहा है। अभी आप जब कीपा की एक्सटेंशन लगाएंगे, उसके बाद इस तरह का चार्ट आपको नजर आएगा। उससे पहले नहीं नजर आ रहा होगा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ओपन करते हैं। अब ये चार्ट हमारी प्राइसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रोडक्ट की प्राइस को ट्रैक कर रहे होते हैं, उसके लिए ये चार्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसमें जब से प्रोडक्ट बना है, उस टाइम से लेके इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या थी, किस महीने में कितनी प्राइस गिरी है, कौन कौन से सेलर्स इसमें आते रहे हैं, ये यूज में कितने की सेल हो रही है, इसमें डील्स वगैरह की क्या प्राइसेस रह चुकी हैं, बाय बॉक्स किसके सेलर ने विन किया है, अमेजोन इस प्रोडक्ट में आया है या नहीं आया, ये सारे यहाँ पे इसके ऑप्शन शो हो रहे हैं। हम यहाँ से 3 मंथ्स तक जाते हैं। 3 मंथ्स की हम कैलकुलेशंस वगैरह को चेक करते हैं कि 3 मंथ्स में ये जो ऊपर ट्रायंगल शो हो रहे हैं, ये एफबीए सेलर्स हैं। यहाँ से अगर हम इसको एक-एक करके ऑप्शन को रिमूव करेंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो।
ये मैंने सारे ऑप्शंस खत्म कर दिए। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस पे अमेजोन आया था या नहीं आया था। तो मैंने इस पे अमेजोन वाले पे टिक किया, तो ये शो कर रहा है कि इस पे अमेजोन आया था। अगर प्रोडक्ट पे अमेजोन ना होता तो इधर यहाँ पे जीरो आ जाता, कोई भी यहाँ पे चार्ट शो ना हो रहा होता, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाता। अब इससे पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट पे अमेजोन अभी तक सेल कर रहा है। फिर हम एफबीए सेलर्स को चेक करना चाहें तो उन पे क्लिक करेंगे तो एफबीए सेलर्स भी सारे आ गए। अभी यहाँ पे शो कर रहा है कि एफबीए सेलर की ये प्राइस रही है, अमेजोन की ये प्राइस रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फ्लक्चुएशंस इसमें होती नहीं, एफबीए सेलर कभी प्राइस ऊपर करते रहे हैं, कभी नीचे करते रहे। अब हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि बाय बॉक्स किसके पास रहा है, तो मैंने बाय बॉक्स को टिक किया है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो अमेजोन की लाइन जा रही थी जिसपे अमेजोन का येलो ग्राफ शो हो रहा था, बाय बॉक्स की भी लाइन सेम है। इसका ये मतलब है कि जहां जहां पे बाय बॉक्स है वो अमेजोन के पास ही रहा है, वो किसी और सेलर के पास नहीं रहा। अब ये बीच में हल्का सा आया ये ट्रायंगल के ऊपर, तो इसका मतलब है यहाँ पे एफबीए सेलर के पास भी बाय बॉक्स रहा है। जहां जहां ट्रायंगल और पिंक लाइन मैच कर रही है वहां पे हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे बाय बॉक्स एफबीए सेलर के पास भी रहा है। जहां पे पिंक लाइन बिल्कुल येलो लाइन के साथ अमेजोन की लाइन के साथ मैच करी है वहां पे हमें समझ आ रही है कि बाय बॉक्स अमेजोन के पास था। ये सारे ऑप्शन है, ये भी हम डिटेल में आगे जाके जब शीट में डाटा एंटर करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड हमारी एक्सटेंशन थी अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर की। ये एक्सटेंशन इसलिए यूज होती है कि जब हम कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं तो उस टाइम इस एक्सटेंशन के थ्रू ये देखें कीवर्ड्स की आपको आ गई है सजेशंस आने लगे। कोई भी आप सिंपल यहाँ पे अगर कीवर्ड लिखेंगे ना, इस तरह मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, तो ये फौरन से मुझे इस एक्सटेंशन ने कीवर्ड सजेस्ट किए, मुझे सामने 88 कीबोर्ड, 8 बिट 2 कीबोर्ड, इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स उसने मुझे सजेस्ट किए। अगर मैं ऑफिस कीबोर्ड लिखूंगा तो उसमें भी वो सजेस्ट करेगी मुझे। फिर आती है जंगल स्काउट की एक्सटेंशन। कोई भी प्रोडक्ट जब आपने ओपन की हुई होती है तो सबसे ऊपर इधर जंगल स्काउट का टैब आता है पूरा। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने टैब रिफ्रेश किया, 1 से 2 सेकंड ये टाइम लेगी। ये देखें अभी यहाँ पे हमें शो कर रहा है इसका रैंक कि 16 है वीडियो गेम्स में, नंबर 1 पे है मैक गेमिंग माइस में और नंबर 2 पे है पीसी गेमिंग माइस में। इस प्रोडक्ट का इसने रैंक शो किया है। फिर इसका एएसआईएन शो किया है ऊपर, फिर इसकी जो नंबर ऑफ सेलर्स इस पे बैठे हुए हैं, फिर इसका वेट कितना है, इसका ब्रांड क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीजें इस एक्सटेंशन ने हमें यहीं पे एक्सपेंड करके शो कर दी हैं। फिर हम आते हैं डीएस अमेजोन क्विक व्यू के ऊपर। जब आप अमेजोन के मेन पेज पे होते हैं, जिस तरह अमेजोन का मेन पेज है जिसपे सारे प्रोडक्ट सामने शो हो रहे हैं, गेमिंग माउस मैंने लिख के मैंने सर्च कर दिया, ये सामने मेन पेज आ गया गेमिंग माउस का। इसमें जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें ये लोड हो रहा है यहाँ पे, ये लोडिंग 2 मिनट लगा के होती है। अब ये मुझे इसका रैंक भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, और ये बता रहा है कि इस पे कौन सा सेलर बैठा हुआ है, कौन कौन से सेलर्स बैठे हुए हैं। ये बता रहा है कि इस पे सोल्ड बाय अमेजोन, इसका मतलब है कि सिर्फ इस पे अमेजोन है, अमेजोन के अलावा कोई भी और सेलर नहीं है। तो इस प्रोडक्ट को हम यहीं से ओपन ही नहीं करेंगे। नीचे हमने किया तो इस प्रोडक्ट पे 8 एफबीए सेलर्स बैठे हुए हैं और सोल्ड बाय अमेजोन भी है। इसका मतलब है कि इस पे एफबीए सेलर जो कि हमारी तरह के सेलर हैं वो भी सेल कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को ओपन करके हम लोग चेक कर सकते हैं। इस पे 2 एफबीए सेलर है, अमेजोन खाली बैठा है, तो इस पे भी हम जाके इसको भी चेक कर सकते हैं। इस पे 3 एफबीए सेलर है, ये भी एफबीए प्रोडक्ट है। अब इस पे देखें ये एक एफबीए सेलर आ रहा है, इस पे अमेजोन भी नहीं है। इससे हमें आइडिया हो रहा है कि सिर्फ अगर एक ही एफबीए सेलर है और इसका मतलब है कि ये पीएल की प्रोडक्ट है, क्योंकि पीएल के जो सेलर्स होते हैं वो भी एफबीए की सर्विसेज खुद यूज कर रहे होते हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पीएल की प्रोडक्ट है, क्योंकि सेलर कौन कितना है, एक ही बैठा है। वैसे कभी कभार होता है कि प्रोडक्ट नया होता है और उस पर एक एफबीए सेलर होता है तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से कि जब भी एक एफबीए सेलर लिखा हो और अमेजोन भी ना हो तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट पीएल की है। इसको मैं ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद ये देखें कि इधर रेड्रागॉन है प्रोडक्ट के नेम में, ब्रांड रेड्रागॉन है, और नीचे जो सेलर है वो भी रेड्रागॉन शॉप, यानी कि ये रेड्रागॉन पीएल अपना खुद इसका प्रोडक्ट है और ये किसी और को सेल नहीं करने देगा। तो हमने जब स्टार्ट में इधर से ही देख लिया, जब हम इसकी यहाँ पे सर्च बार हमने खोली हुई थी, हमें यहीं से सजेशन में नजर आ गया था कि ये प्रोडक्ट पीएल है, इस पे एक ही एफपीए सेलर है, हम यहीं से इसको ओपन ही नहीं करेंगे। तो ये एक्सटेंशन इसलिए यूज की जाती है, ये हमें मेन पेज के ऊपर ही सेलर्स बता देते हैं कौन कौन से हैं, उसका रैंक बता देता है, एएसआईएन बता देता है। इसके बाद हम लोग अमेजोन की जो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी चेक करते होते हैं। ये अभी मेन पेज के ऊपर हूँ मैं, यहाँ से कोई प्रोडक्ट ओपन करूंगा, ये मैंने ये प्रोडक्ट सामने ओपन किया, इसको क्लिक किया मैंने, प्रोडक्ट ओपन हो गया। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का हमें टैब शो हो रहा होगा, ये सामने शो हो रहा है। ये जब हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान तो इस तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कैटेगरीज हैं, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने माउस ओपन किया था, इससे हमें पता चला कि माउस के साथ लोग कीबोर्ड भी खरीद रहे हैं, कीबोर्ड के साथ ये भी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों प्रोडक्ट्स को भी ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कहीं ये तो हमारे क्राइटेरिया पे फॉल कर रही है या नहीं कर रही। हो सकता है माउस हमारे क्राइटेरिया पे फॉल ना कर रहा हो और ये वाली प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे आ जाए। तो इसमें प्रोडक्ट रिसर्च में हमारा मेन गोल ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें। तो इसलिए फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर वाली प्रोडक्ट्स भी हम लोग जरूर चेक करते हैं। फिर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको शो होगा कि वेरिएशंस भी होती हैं, तो हमने हर वेरिएशन की सेल्स वगैरह, हर वेरिएशन की रिव्यूज वगैरह को चेक करना है कि उसके ऊपर क्या रिव्यूज आ रहे हैं। जिस तरह ये चीजें यूएसबी के अंदर काफी ज्यादा होती है, मैं यूएसबी की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एचपी यूएसबी में लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है, इसके ऊपर ये सामने वेरिएशंस आ रही है। 32 GB की है, 64 GB की है, 128 GB की है, 256 GB की है, डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं। हमने इसके हिसाब से देखना है कि किस कौन सी वेरिएशन पे कौन कौन सा सेलर बैठा हुआ है। मैं 64 GB पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेलर हो सकता है और आ जाए, 128 GB पे हो सकता है और सेलर हो। ये देखें 128 पे कौन बाय बॉक्स में आ रहा है, रेयर वेव्स, ठीक है।
और 64 GB पे कौन आ रहा है, M+L आ रहा है। ठीक है, इस तरह हर वेरिएशन का अपना सेलर होता है और हर वेरिएशन की अपनी सेल्स होती हैं। हो सकता है कि 32 GB की जो यूएसबी है उसके ऊपर महीने की 1000 सेल आ रही हो और 64 GB की यूएसबी के ऊपर 100 आ रही हो, लेकिन जब हम कैलकुलेट करें तो हम 32 के हिसाब से कैलकुलेट करके चले जाएं और सोर्सिंग के टाइम हम लोग 64 GB की यूएसबी को सोर्स करके ले आए। बाद में हमें इस चीज़ का पता चले कि अच्छा इसकी तो सेल ही नहीं आ रही, क्योंकि सेल किसकी आ रही थी, 32 GB वाली यूएसबी की। तो हमने इस चीज़ को भी चेक करना है, इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है कि जिस वेरिएशन को हम चेक करें उसके ऊपर ही सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। जब हम स्टॉक मॉनिटर करेंगे, स्टॉक मॉनिटर करना मैं आपको सिखाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक एक वेरिएशन की किस तरीके से सेल चेक करनी है। तो ये के साथ साथ हमें इनके रिव्यूज भी देखने होते हैं, हर वेरिएशन के अपने रिव्यूज हैं। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे, जो रिव्यूज वाले सेक्टर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रिव्यू है ये 128 GB वाली वेरिएशन पे आया हुआ है, ये रिव्यू 512 GB वेरिएशन पे आया हुआ है, ये 32 वाली पे आया हुआ है। तो हमने जो सिलेक्टेड हमारी होगी वेरिएशन, जो हमारी डिजायर्ड वेरिएशन होगी, हमने उसके रिव्यूज को इवेलुएट करना है कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे आ रहे हैं या नहीं। हमने टोटल रिव्यूज को यहाँ से नहीं देखना, सारी वेरिएशंस के रिव्यूज को नहीं देखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सामने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी आ रहे होते हैं, हमने उनको भी व्यू करना है। अगर वो ब्रांड के हो और पीएल ना हो तो हमने उनको भी चेक करना है। अब जिस तरह ये सोल्ड बाय अमेजोन है और इस पे एक ही एफबीए सेलर है इस प्रोडक्ट पे, तो इससे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पीएल है। ज्यादातर स्पॉन्सर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पीएल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि पीएल की लिस्टिंग ऊपर लेके आने के लिए लोग उसके ऊपर ऐड चलाते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं। लेकिन बाजू का जो ब्रांड की नई लॉन्च हुई भी प्रोडक्ट होती है, जिस तरह डेल है या एचपी है, वो भी अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हैं ऊपर लेके आने के लिए। तो हमने ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर है और वो पीएल नहीं है तो हमने उसको ओपन करके लाजमी चेक करना है। जिस तरह यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है और नीचे एक एफबीए सेलर, इससे आइडिया हो रहा है कि ये पीएल प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन नहीं करेंगे। और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में ये भी होता है कि एक दफ़ा हमें प्रोडक्ट एज अ स्पॉन्सर शो होगी, एक दफ़ा उसके बगैर भी यहाँ पे कहीं नीचे शो हो रही होगी। तो हमने ये नहीं करना कि हमें ये चीज़ शो हो कि लिस्टिंग रिपीट हुई है। लिस्टिंग रिपीट नहीं होती, उसी लिस्टिंग को एक दफ़ा अमेजोन एज अ स्पॉन्सर्ड शो कर रहा होगा, उसी लिस्टिंग को एक दफ़ा बगैर स्पॉन्सर्ड लिखे हुए शो कर रहा होगा। लिस्टिंग दोनों सेम ही होंगी वो। जिस तरह अभी मैंने ये सामने एक प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे अगर स्पॉन्सर्ड लिखा हो और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ दोबारा से यही वाली प्रोडक्ट सेम टू सेम इन्हीं चीज़ों के साथ एक एफबीए सेलर के साथ ही शो होने लग जाए, इसका मतलब है कि वही प्रोडक्ट है, बस ऊपर वाली पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा था, नीचे वाली पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा आ रहा, दोनों लिस्टिंग एक ही है। तो हमने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि लिस्टिंग दो दफा हुई भी है। फिर जब हम पोटेंशियल लिस्टिंग चेक कर रहे होते हैं, पोटेंशियल लिस्टिंग के अंदर हमने कुछ चीजें चेक करनी होती हैं। इसका एंड पे आपको क्राइटेरिया तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि पोटेंशियल लिस्टिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें हम रिव्यूज को चेक करते हैं, प्राइस को चेक करते हैं, सेल्स को चेक करते हैं, रैंक को चेक करते हैं और नंबर ऑफ एफबीए सेलर को चेक करते हैं। रिव्यूज हमने सिर्फ यूएसए के ही चेक करने हैं। तो पहले हम एक एक करके इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज किधर से शो हो रहे होते हैं। कोई प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं, फिर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको ओपन किया, इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे रिव्यूज का मैंने आपको बताया था कहाँ पे शो हो रहे होंगे। हमने यहाँ से जो मोस्ट रिसेंट रिव्यूज हैं उनको उस पे इस ऑप्शन को क्लिक करना है। करने के बाद ये नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम लोग यूएस में सेल कर रहे हैं तो इसलिए हमने रिव्यूज भी यूएस के ही चेक करने हैं। पहली चीज तो ये थी कि ये मेन रिव्यूज हैं, इसकी रेटिंग 4+ होनी चाहिए। उसके बाद यूएस के रिव्यूज लेटेस्ट होने चाहिए। अब ये बता रहा है कि लेटेस्ट जो रिव्यू आया वो 12 जनवरी को आया, उससे पहले 11 जनवरी को आया था। और हमने यहाँ से इनको साथ साथ इवेलुएट भी करना है कि 5 स्टार है, 4 स्टार है। फिर साथ वेरिएशन को भी देखना है कि हमारी डिजायर्ड वेरिएशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर किसी प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं है और वो एक ही प्रोडक्ट है तो उसके सारे रिव्यूज फिर यहाँ पे ही आ रहे होंगे, उसमें कोई, अब जिस तरह ये मैंने ओपन किया तो ये एक ही प्रोडक्ट है, इसमें वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारे जो रिव्यूज हैं वो इसी एक प्रोडक्ट के लिए हैं, वेरिएशन के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएशन है ही नहीं। फिर इसमें टॉप रिव्यूज फ्रॉम अदर कंट्रीज भी आ रहे होंगे, उनको हमने एक्सप्लोर नहीं करना, क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज के और हम दूसरी कंट्रीज में सेल नहीं कर रहे। हमने यूएसए के रिव्यूज को देखना है। अगर यूएसए में बैड रिव्यूज आ रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट यूएसए के अंदर अच्छी सेल नहीं हो रही, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर देंगे, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके यूएसए में अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में बुरे आ रहे हैं, तो फिर उसकी तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर अच्छे रिव्यूज आने का मतलब ये है कि उसका रिटर्न नहीं आएगा, तो उसकी सेल भी अच्छी हो रही है। रिव्यूज की यहाँ पे क्राइटेरिया आपको एंड पे मिल जाएगा, वो भी शीट के साथ ही, कि रिव्यूज कितने होने चाहिए, अच्छे रिव्यूज का क्या क्राइटेरिया होता है। तो हम ये है कि इसको डिस्कस कर लेंगे रिव्यूज वाले सेक्टर को भी। यहाँ से डिटेल में भी नीचे जाके ओपन हो जाते हैं। ये हम यूएसए के रिव्यूज देख रहे थे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हुआ आऊंगा। तो ये सी मोर रिव्यूज, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आगे 3 से 4 साल के या प्रोडक्ट जब से लॉन्च हुआ तब के सारे रिव्यूज यहाँ पे आ रहे होंगे, हम वो सारे चेक कर सकते हैं। हमने इवैल्यूएट करना होता है कि इसके एक मंथ में कितने आ रहे हैं, इसके रिव्यूज लेटेस्ट हैं या नहीं है। इसके सीजनल रिव्यूज से नहीं है। सीजनल रिव्यूज का मतलब है कि अगर एक प्रोडक्ट के जुलाई से लेके जून जुलाई में सिर्फ रिव्यूज आए तो इसका मतलब है कि वो सीजनल है, हर साल जून जुलाई में रिव्यूज आने का यही मतलब है कि वो सीजनल प्रोडक्ट है। तो इसमें हमारा पहले क्या चीज़ थी, एक तो रेटिंग 4+ होनी चाहिए, दूसरा यूएसए के रिव्यूज होने चाहिए, तीसरा डिजायर्ड वेरिएशन के ऊपर होने चाहिए, और फोर्थ चीज़ ये है कि हमने इनको इवेलुएट कैसे करना है।
वो 5 स्टार हैं या नहीं है। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट के ऊपर लेटेस्ट रिव्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, जिस तरह हम प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को चेक कर रहे थे, तो पिछले महीने में 2 रिव्यूज़ थे, उससे पिछले महीने में 1 रिव्यू था और अभी जो करंट मंथ है उसके अंदर 5 या 10 रिव्यूज़ हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही हैं। हमने अपने माइंड को यूज़ करते हुए इस चीज़ को एनालाइज़ करना है कि अगर लास्ट मंथ्स में अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे या रिव्यूज़ कम आ रहे थे और रीसेंट मंथ्स में जो भी जा रहे हैं उनमें ज़्यादा रिव्यूज़ आने लग गए, इससे भी हमें एनालाइज़ हमने कर लिया कि प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने लग गई है, अब ज़्यादा सेल हो रही है पहले की निस्बत। रिव्यूज़ के अंदर कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट होती है कि बाद औक़ात कुछ ऐसी कैटेगरी होती है रिव्यूज़ वगैरह अच्छे नहीं आते, जिस तरह टेक प्रोडक्ट्स हो गए, ऑफ़िस प्रोडक्ट हो गए, ये लोग खरीदते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जाके प्रोडक्ट को रिव्यू करें। लेकिन अगर किसी ने ब्यूटी की प्रोडक्ट खरीदी है या कोई हाउस होल्ड की खरीदी है तो उसके पास ज़रा टाइम होगा कि वो उस चीज़ को रिव्यू कर सकता है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि हर कैटेगरी के अपने डिज़ायर्ड रिव्यूज़ होते हैं, कुछ पे नहीं होते, कुछ पे होते हैं, तो उस चीज़ को भी हमने माइंड में रखना है। ऐसा ना हो कि हम लोग प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हों और उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट आ रही हों, उसकी सेल्स भी अच्छी आ रही हों, उसकी प्राइस भी हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक हो और सारी उसकी ये है कि ब्रांड पे भी उसमें सेलर्स भी कम हों और मतलब कि वो कंप्लीट हमारे क्राइटेरिया पे बैठ रही हो और सिर्फ़ एक मसला आ रहा है कि उसके रिव्यूज़ बहुत कम है, उसका 1-2 रिव्यू है और जब हमने उसकी एनालिसिस की, उसको चेक किया तो पता चला कि वो ऑफ़िस प्रोडक्ट है। तो उससे हमने फिर इस चीज़ को एनालाइज़ करना है कि ऑफ़िस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ कम आते हैं। दूसरा जब हम रिव्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमने ये नहीं देखना कि इस पे 2 स्टार है, 3 स्टार है तो यहीं से इसको नेग्लेक्ट कर दिया। हमने अगर 2 स्टार है तो उस रिव्यू को पढ़ भी लेना है। बाज़ औक़ात ये चीज़ होती है कि कस्टमर ने यहाँ पे आके प्रोडक्ट की ना डिस्क्रिप्शन पढ़ी, ना उसने सारी चीज़ें पढ़ी और ना उसने ये चेक किया कि इसके स्पेक्स क्या हैं, बस उसने जाके यहाँ से बाय कर लिया और बाद में आके पूरा रिव्यू दे दिया। तो हमने इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है कि वाक़ई ये कस्टमर का फ़ॉल्ट है या सेलर का फ़ॉल्ट है। दोनों में से किस बंदे का फ़ॉल्ट है। कस्टमर की रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। उसने लिखा है अगर एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पे लिखा है किसी ने कि इस केबल के अंदर या इस चार्जर के अंदर 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है? कस्टमर ने इस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है। चार्जर की उस जब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिख दी गई है कि इसकी 2 स्लॉट्स हैं चार्जिंग केबल लगाने की, कस्टमर ने इस चीज़ को पढ़ा ही नहीं, उसने बाय किया और बाय करने के बाद वो कहता है कि इसमें 2 स्लॉट्स हैं, मुझे तो 3 चाहिए थी। ये कह के उसने यहाँ पे 2 स्टार दिया रिव्यू और वो चला गया। हम यहाँ पे आए, हमने इसके रिव्यू को देखा ही नहीं, हमने डायरेक्ट देखा कि 2 स्टार रिव्यू है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में मसला है, यहाँ से हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमने इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है कि कस्टमर का फ़ॉल्ट है या फिर सेलर का फ़ॉल्ट है। अक्सर औक़ात सेलर का फ़ॉल्ट नहीं होता, कस्टमर का फ़ॉल्ट भी होता है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ओल्ड रिव्यूज़ हों, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखा होता है कि जनवरी 2024 उसके बाद से कोई रिव्यू नहीं आया। लेकिन जनवरी 2024 तक बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे थे। पिछले साल की जनवरी तक बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे थे। लेकिन जनवरी के बाद अचानक से रिव्यूज़ आना बंद हो गए। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की जो लाइफ़ है वो ख़त्म हो गई है। अब ये सेल नहीं हो रही, पहले हो रही थी बहुत ज़्यादा सेल, अब नहीं हो रही। तो इस चीज़ से हमने इसको एनालाइज़ करना है कि अगर लेटेस्ट रिव्यूज़ नहीं है, बहुत पुराने रिव्यूज़ हैं, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट डेड हो चुकी है। यहाँ पे अमेज़न के ऊपर बंडल का ऑप्शन भी आ रहा होता है। बंडल में प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। जिस तरह के 4 यूएसबी या फिर 4 केबल्स आप ले सकते हैं, एक ही बंडल के अंदर। अगर तो ब्रांड जिस तरह एचपी है उसने लिस्टिंग जो की हुई है, उसी में 4 यूएसबी हैं या उसी के अंदर 4 केबल्स हैं। ब्रांड की ऑफ़िशियल लिस्टिंग की तरफ से ही वो चीज़ यहाँ पे पोस्ट हुई हुई है। फिर तो उसी की सोर्सिंग करते हुए हम लोग 4 बंडल वाली प्रोडक्ट को ही सोर्स करेंगे। अच्छा, जब हम लोग इसकी प्राइसिंग वगैरह चेक कर रहे होते हैं या हम इसकी सेल्स चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा गोल यूनिट सोल्ड पे नहीं होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट जिसके 2000 यूनिट सेल हो रहे हैं, वही प्रोडक्ट पोटेंशियल होगी। ऐसा हमने माइंड में अपने नहीं रखना। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट जिसकी 20 सेल हो रही हो और उसकी प्राइस 200 हो, वो हमारे क्राइटेरिया में फॉल कर रही हो और ऐसी प्रोडक्ट जो कि $20 की हो और उसकी मंथली 2000 सेल हो रही हो, वो हमारे मार्जिन्स में ना आ रही हो। तो हमने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को नहीं देखना, हमने उससे जो जनरेट होने वाला रेवेन्यू है, उसको देखना है। कि वो हमारे क्राइटेरिया पे फॉल कर रहा है या नहीं। हमने साथ प्राइस को भी चेक करना है कि प्रोडक्ट की प्राइस जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं वो कम से कम भी $40 होनी चाहिए। $40 से नीचे के प्रोडक्ट की तरफ हम लोग नहीं जाते क्योंकि जब अमेज़न की रिटर्न प्रोसेसिंग फीस पड़ती है $4 प्लस तो हमें लॉस होता है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर हम बहुत नीचे या छोटे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जैसे $10 का प्रोडक्ट हो गया या $20 का प्रोडक्ट हो गया, उसकी तरफ हम लोग नहीं जाते क्योंकि उसमें जब रिटर्न आता है तो रिटर्न की जो फीस पड़ती है उसमें से ही हमारे सारे मार्जिन निकल जाते हैं और हम लॉस में आ जाते हैं। तो हमने कम से कम भी जो अपनी प्रोडक्ट प्राइस हमने क्राइटेरिया के हिसाब से चेक करनी है वो $40 से ऊपर का प्रोडक्ट होना चाहिए या $40 का होना चाहिए। इससे नीचे का प्रोडक्ट हो तो उसपे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग खुद इस चीज़ को अपने ज़हन के अंदर एनालाइज़ करें कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि $7 का है, उसपे हर बंदा जा सकता है, हर बंदा जाके उसको सोर्स करके सेल कर सकता है। लेकिन जैसे-जैसे प्रोडक्ट महँगा होता जाएगा, जैसे-जैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, जैसे $200 का अगर प्रोडक्ट होगा, उसपे बहुत कम सेलर्स होंगे, $400 का होगा, उसपे और कम होंगे, $40 का होगा, उसपे भी कम होंगे। तो हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट पे हम नहीं जाते और ये क्राइटेरिया में चीज़ है कि $40 से जो नीचे का प्रोडक्ट है, उसको हमने चेक ही नहीं करना। उसकी तरफ हमने जाना ही नहीं है। $40 उसकी सेल प्राइस कीपा की 3 महीने की जो प्राइस है वो। कीपा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसकी प्राइसिंग वगैरह हम कैसे चेक करते हैं। अब ये देखें कीपा का यहाँ पे 3 मंथ्स का ऑप्शन यहाँ पे टिक हुआ हुआ है और 3 मंथ्स में इसकी प्राइस इधर ऊपर-नीचे होती रही है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस $40 तक गई हो, ड्रॉप हुई भी हो,
तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। 40 से नीचे जाती तो हम लोग इस प्रोडक्ट को यहीं से बंद कर देते। वो जब हम कीपा के चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तब आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि प्राइसिंग किस तरीके से 3 मंथ्स की चेक करनी है। लेकिन अभी तक के लिए आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस $40 होगी तो उसी की हम रिसर्च करेंगे, उसी को क्राइटेरिया पे रखेंगे। $40 से नीचे के प्रोडक्ट पे हम नहीं जाते। ये मैं आपको बाय बॉक्स की प्राइस बता रहा हूँ, $40। सोर्सिंग तो ऑब्वियसली हम इससे कम ही करते हैं ना। हो सकता है सोर्स करते हुए वो प्रोडक्ट हमें $24 या $25 का पड़ जाए या $30 का पड़ जाए, लेकिन जो बाय बॉक्स की सेलिंग प्राइस है वो 3 मंथ्स तक $40 होनी चाहिए। ठीक है। एज अ अमेजोन सेलर हमने इस चीज़ को चेक करना है, अपने माइंड में रखना है कि अमेजोन के एल्गोरिथम्स क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं, कैसे अमेजोन अपने कस्टमर को प्रोडक्ट शो कर रहा होता है, फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर क्यों प्रोडक्ट्स इस तरह के खुलते हैं, इसकी इस कैटेगरी के अंदर ये वाले प्रोडक्ट्स क्यों हैं, यहाँ पे ये चीज़ क्यों शो हो रही है। हमने इस चीज़ को अपने अंदर कंज्यूम करना है, नॉलेज को एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर। हमने सिर्फ एक उस इंसान की तरह नहीं बनना कि हमें क्राइटेरिया पता चल गया, चेक करने के बाद हमने उसको टिक मार किया और हम निकल गए। हम अगर आ रहे हैं तो हमें इसको एक्सप्लोर करते हुए एक एक चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों शो हो रही है, ये वाला प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे क्यों शो हुआ है। अगर हमें अमेजोन का एल्गोरिथम समझ आ जाएगा तो प्रोडक्ट रिसर्च ये बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा, अगर हम लोगों ने ये चीज़ चेक करनी हो कि ये प्रोडक्ट किस वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेजोन के यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं, एक सिंगल वेयर हाउस नहीं है, उसके थाउजेंड्स में वेयर हाउसेज हैं। तो हमने अगर ये चीज़ चेक करनी हो कि ये इस टाइम पे कौन से वाले प्रोडक्ट के या किस सिटी के किस स्टेट के अंदर ये वाला पड़ा हुआ है प्रोडक्ट, तो हम यहाँ से जब इसका चेंज करेंगे, न्यूयॉर्क से इसका जिप कोड चेंज करेंगे, हम यहाँ पे व्योमिंग का डालेंगे, तो हो सकता है इसका डिलीवरी टाइम चेंज हो जाए। अभी ये हमें डिलीवरी टाइम यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको, अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको 19 जनवरी को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। अभी आज 14 है और 19 को ये हमें डिलीवर करेंगे, तकरीबन 5 दिन लग जाएंगे। लेकिन जब यहाँ से मैं जिप कोड चेंज करूंगा और यहाँ पे व्योमिंग का डालूंगा, हो सकता है इसका डिलीवरी टाइम कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे टेक्सास का डालूंगा तो फिर चेंज हो जाए, हर स्टेट के हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो जिस स्टेट में सबसे कम डिलीवरी टाइम आ रहा होगा, हमें वहां से आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस स्टेट के करीब करीब वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अच्छा, हम अभी चाइल्ड कैटेगरी के रैंक के क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो 1000 के अंदर अंदर हो, 1000 तक हो, तो हम उसको अपने क्राइटेरिया में प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा हो चाइल्ड कैटेगरी के अंदर तो फिर हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। चाइल्ड कैटेगरी अलग होती है, पेरेंट कैटेगरी अलग होती है। पेरेंट कैटेगरी आप ये समझते हैं, यहाँ पे ड्राइव्स है ना, तो ड्राइव की कैटेगरी जो होगी वो पेरेंट कैटेगरी होगी, मेन कैटेगरी जो है। ठीक है। उसके बाद जो अब ये एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये एक चाइल्ड, ये उसका चाइल्ड है। ठीक है। ये उसकी एक चाइल्ड कैटेगरी है। इसमें चाइल्ड कैटेगरी में अगर रैंक 1000 के अराउंड हो, 1000 तक हो, तो हम उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको क्राइटेरिया में टिक कर सकते हैं। कुछ बायर होते हैं जो कि प्रोडक्ट का पर्पस लिख के आते हैं। ठीक है। जब हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं तो कीवर्ड में वो प्रोडक्ट का पर्पस लिखते हैं। और कुछ बायर ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट के नाम से आते हैं। जो स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट को सर्च करके आ रहे होते हैं ना, वो मोस्टली पीएल के होते हैं प्रोडक्ट्स, और पीएल की सेलर्स की तरफ जा रहे होते हैं। जिस तरह अगर एक ऐसा बंदा है उसको सिर्फ पता है पर्पस का कि उसने माउस यूज करना है, वो यहाँ पे आके सिंपल एंटर करेगा माउस। ठीक है। माउस एंटर करके उसे डेल का नजर आएगा, एचपी का नजर आएगा, डिफरेंट नजर आएंगे। तो उनकी एक अमेजोन के ऊपर उनका एक अलग एल्गोरिथम बना हुआ होगा, पर्पस वाली प्रोडक्ट्स का एक अलग एल्गोरिथम बना होगा, पर्पस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगी वो अलग से अमेजोन उस चीज को शो कर रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ आके बंदा लिखेगा डेल माउस, तो फिर उसने स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट को, उसी चीज को सर्च किया है, तो अमेजोन फिर उसे उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा रहा होगा। तो ये दो तरीके के कस्टमर होते हैं, एक वो होते हैं जो कि पर्पस से आते हैं, एक वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को सर्च करते हुए आते हैं। दोनों की वैल्यूएशन अलग तरीके से हो रही होती है, दोनों की जो आगे सर्चिंग होती है वो अलग एल्गोरिथम्स के ऊपर आ रही होती है। जब हम पीएल और होलसेल लिस्टिंग में आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो एक पॉइंट वहाँ पे मिस हो गया था, मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड करता हुआ जाऊँ कि अभी हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओपन किया, हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी। एक और पॉइंट, जिस तरह पीएल और होलसेल की लिस्टिंग में हम डिफरेंस करने के लिए पॉइंट्स को हमने नोट किया था, हम इस पॉइंट को भी बीच में नोट कर लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे सेलर अगर एक ही बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका नाम भी सेम ब्रांड की तरह का है, और हमें शक हो रहा है कि ये पीएल की लिस्टिंग नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इस स्टोर को ओपन कर लेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उस सेलर के स्टोर को ओपन कर लेंगे। हमने सेलर के स्टोर को ओपन किया, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस सेलर के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो शो होने लग जाएंगे। ये देखें, सी ऑल प्रोडक्ट्स करंटली ऑफर्ड बाय द सेलर, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखें, ये सेलर डेल का प्रोडक्ट भी बेच रहा है, एचपी का भी बेच रहा है, डेल का ये वाला भी बेच रहा है, डेल का इस ब्रांड का भी बेच रहा है, इस ब्रांड लिनोवो का भी बेच रहा है। इसका मतलब है कि ये होलसेलर है, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, मल्टीपल ब्रांड्स को रीसेल कर रहा होता है। ठीक है। तो हमने इस चीज को देखा जब हमने उस सेलर के स्टोर को ओपन किया। हम यहाँ इस प्रोडक्ट पे थे, इस प्रोडक्ट में यहाँ पे ये एचपी की लिस्टिंग थी, ये मैंने आपको सामने दिखाई, ये एचपी की लिस्टिंग थी। ये सामने सेलर बैठा था, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट टू यू। ठीक है। ये बाय बॉक्स में, इस बाय बॉक्स के इस सेलर को मैंने यहाँ से जब क्लिक किया, ये एक नया टैब ओपन हो गया। यहाँ से हम इसका स्टोर फ्रंट जब ओपन करते हैं
तो हमें पता चला कि डेल भी बेच रहा है, एचपी भी बेच रहा है, लेनोवो भी बेच रहा है, ये हर ब्रांड डिफरेंट ब्रांड्स को बेच रहा है। इसका मतलब है कि होलसेलर है। अगर ये पीएल का सेलर होता या पीएल प्रोडक्ट होता तो ये सेलर सिर्फ उसी ब्रांड को बेच रहा होता। मैं इसको कंपैरिजन में पीएल का प्रोडक्ट ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि जिस तरह रेड्रागॉन मैंने ओपन किया है, ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टोर का नाम भी रेड्रागॉन ही है, ठीक है, और सेलर का नाम भी रेड्रागॉन ही है। जब मैं इसको सेलर को ओपन करूंगा यहाँ से, ये मैंने इस पे ये हाईलाइट किया है इसको, इसको जब मैं यहाँ से ओपन करूंगा तो ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने इसका स्टोर फ्रंट ओपन किया। स्टोर फ्रंट में आप देखेंगे कि सिर्फ ये रेड्रागॉन को ही सेल कर रहा होगा। ये पहला प्रोडक्ट भी रेड्रागॉन का है, दूसरा भी इसका है, तीसरा भी इसका है, चौथा भी इसका है। मतलब कि ये सेलर सिर्फ रेड्रागॉन को ही बेच रहा है, या फिर इसके अलावा एक और कोई और इसमें होगा कोई ब्रांड जिसको शायद ये बेच रहा हो। मोस्टली पीएल सेलर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ही बेच रहे होते हैं। अब ये देखें जितने प्रोडक्ट्स है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे रेड्रागॉन के ही हैं। इसका मतलब है कि ये पीएल सेलर है। इस लिस्टिंग पे हम जा ही नहीं सकते जिसमें पीएल सेलर हो। तो पीएल और होलसेल लिस्टिंग में डिफरेंशिएट करने के लिए ये पॉइंट भी मेन होता है कि हम उसका स्टोर फ्रंट चेक कर सकते हैं। अगर तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड के सेल कर रहा होगा तो वो होलसेल लिस्टिंग होगी, होलसेलर होगा वो। और अगर तो सिर्फ वो एक ही ब्रांड को सेल कर रहा होगा और एक ही सेलर बैठा होगा तो इससे पता चलेगा कि वो पीएल लिस्टिंग है। कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं कि जब हम प्रोडक्ट डिटेल्स में जाते हैं तो वहां पे हमें उनका आइटम मॉडल नंबर नहीं शो हो रहा होता। जिस तरह यहाँ पे इस प्रोडक्ट का आइटम मॉडल नंबर ये शो हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स का नहीं शो हो रहा होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब हम सप्लायर रिसर्च कर रहे होते हैं तो सप्लायर को हम इस प्रोडक्ट का नाम बताएंगे। उस केस में हमने इसका नाम नोट किया हुआ होगा, तो हम सप्लायर को बताएंगे इस प्रोडक्ट का ये नाम है। उस नाम से ये है कि हमें सप्लायर इसका आइटम ऑर्डर नंबर निकाल के दे देगा। इस चीज में परेशान नहीं होना कि अगर किसी प्रोडक्ट का आइटम ऑर्डर नंबर नहीं शो हो रहा नीचे तो हम उसको नेग्लेक्ट कर दें। आपने उस प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह तो नोट किया है ना, आप उसी के थ्रू हम ये है कि उसका आइटम ऑर्डर नंबर भी निकलवा सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें डीप कीवर्ड्स की तरफ जाना चाहिए। इस तरह हम इसको नैरो करें तो आईफोन चार्जिंग केबल्स अलग होंगी, एंड्रॉइड चार्जिंग केबल्स अलग होंगी, आरजीबी चार्जिंग केबल्स अलग होंगी, आईफोन आरजीबी चार्जिंग केबल्स अलग होंगी। तो हमने डीप डाउन कीवर्ड्स कर करके रिसर्च करनी है। हमने सिर्फ मेन कीवर्ड तक महदूद नहीं रहना, क्योंकि जितना हम डीप डाउन कीवर्ड को सर्च करेंगे उतने ही सेलर्स और कंपटीशन उस कीवर्ड पे कम होगा। ऐसी प्रोडक्ट्स निकल के आएंगी जिसपे कम होलसेलर बैठे होंगे और वहां पे हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट्स निकल रहे होंगे। यानी जिस तरह कोई बंदा आता है वो कहता है सिर्फ यूएसबी लिख के सर्च कर, वो यूएसबी के साथ और भी कीवर्ड्स को ऐड कर सकता है। वो भी यहाँ से हम गूगल के ऊपर यूएसबी कीवर्ड्स लिखें फॉर अमेजन तो आगे डिटेल में आ जाएंगे। चैट जीपीटी को भी हम बीच में यूज कर सकते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने डीप डाउन कीवर्ड्स की तरफ जाना है। कोई भी प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमें वहां पे अगर बहुत ज्यादा सेलर्स शो हो रहे हैं तो हमने इस चीज से घबराना नहीं है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 20 सेलर्स हैं या 25 सेलर्स हैं तो हम इसको छोड़ दें, हम इसके ऊपर सर्च ना करें। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज की कि जिस तरह हम लोग प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट नजर आया जिसपे 6+ FBA सेलर्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसको, अब यहाँ पे मैं अगर और सर्च करूंगा तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जिसपे 20+ सेलर्स भी हैं। तो हमने उस चीज को देख के फौरन घबरा नहीं जाना कि 20+ सेलर्स हैं, हमें कहाँ से मार्जिन मिलेगा, ऐसी प्रोडक्ट को हम ओपन ही नहीं करते, ऐसा काम नहीं करना। तो आपने उस प्रोडक्ट को ओपन करना जिस तरह इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ। हो सकता है इसमें 6+ जो FBA सेलर्स हैं उसमें से कुछ प्राइम वाले हों ही ना, कुछ जो है वो यूज में सेल कर रहे हो। तो हमने कंप्लीट चेक करना है इसको कि प्राइम वाले सेलर्स कौन से हैं, ठीक है, और न्यू कौन से सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी न्यू सेल करनी है प्रोडक्ट और हम भी प्राइम सेलर्स में आते हैं। जो भी FBA सेलर होता है ना वो प्राइम सेलर होता है। प्राइम का मतलब ये होता है कि यूएसए में या किसी भी कंट्री में जब अमेजोन प्राइम की सर्विस मिल रही है तो उनको डिलीवरी नहीं पड़ती, ठीक है। प्राइम सब्सक्रिप्शन जिन्होंने मंथली ली भी होती है उनको डिलीवरी फीस नहीं पड़ती। यानी कोई भी बंदा अगर हमारी प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको डिलीवरी फ्री पड़ेगी। उसको फ्री डिलीवरी की वजह से हम प्राइम सेलर्स में आते हैं। तो यहाँ से मैंने ओपन जब करूंगा सेलर्स की लिस्ट, तो यहाँ पे फिल्टर्स में जाके हमने प्राइम टिक करना है और न्यू टिक करना है। ये दोनों ऑप्शन टिक करने के बाद हमने देखना है कि यहाँ पे कितने सेलर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 5-6 सेलर हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों फिल्टर्स को लगाए बगैर यहाँ पे आते हैं और आने के बाद यहाँ पे हमें 20+ सेलर शो हो रहे हो तो हमने उस चीज से घबरा नहीं जाना। हमने पहले फिल्टर्स लगाने हैं, उसके बाद चेक करना है कि कितने सेलर हैं। 5-6 हैं तो ठीक है, इससे ज्यादा भी हो तो फिर हमने अपने क्राइटेरिया को बेसिकली चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब सब सेलर की प्राइस सेम होगी तो उन सब के दरमियान बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को अपने डिटेल से समझना है कि अगर इसकी 13 प्राइस है, इसकी भी 13 है और थर्ड वाले की भी 13 है और जो बाय बॉक्स में बैठा है उसकी भी 13 है, तो इन चारों के दरमियान बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होगा विद टाइम। 15 मिनट बाद हो सकता है किसी और के पास हो, घंटे बाद हो सकता है किसी और के पास हो। लेकिन अगर Amazon की प्राइस इन सब के साथ मैच कर रही होगी तो बाय बॉक्स में सिर्फ Amazon होगा। Amazon को बीट करने के लिए आपको अपनी प्राइस Amazon से नीचे करनी पड़ेगी। दूसरे सेलर्स को बीट करने के लिए आप उनके सेम प्राइस पे भी रखें तब भी बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होगा। लेकिन जब Amazon होगा आपके प्रोडक्ट के सेलर्स के अंदर और उसकी और आपकी प्राइस मैच कर रही होगी तो वो बाय बॉक्स में होगा, आप बाय बॉक्स में नहीं जा सकते। आपको उसको बीट करने के लिए प्राइस नीचे अपनी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस पॉइंट को हमने माइंड में रखना है। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है और इस पे सिर्फ सारे FBA सेलर्स बैठे हैं। इसने भी $13 की प्राइस रखी है, इसने भी 13 की, इसने भी 13 की रखी है। तो बाय बॉक्स में कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर 13 की प्राइस वाला सेलर है, नीचे 13 की प्राइस वाला है और थर्ड नंबर पे यहाँ पे Amazon है, उसकी भी प्राइस 13 है, ठीक है। तो फिर बाय बॉक्स में सिर्फ Amazon ही होगा। अगर आपने
बाय बॉक्स में आना है तो आपको अपनी प्राइस 13 से नीचे ही करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको 12 करनी पड़े तब आप बाय बॉक्स में हैं। अमेज़न को बीट करेंगे, आप प्राइस में अपनी प्राइस कम करेंगे तभी आप बाय बॉक्स में आ सकते हैं। हम गूगल ट्रेंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यूएसए का हम जब वो कंप्लीट चार्ट ओपन करते हैं, यूएसए का हम क्रोम ओपन करते हैं, उसका वीपीएन लगाते हैं। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ अभी थोड़ा बहुत। यहाँ से हम गए, हमने वीपीएन की एक्सटेंशन लगाई हुई है। ये करने के बाद मैं यहाँ से ये वीपीएन को ऑन करता हूँ। ये वीपीएन ऑन हो गया। ऑन करने के बाद मैं टैब पे जाता हूँ। टैब पे जाके मैं गूगल ट्रेंड्स लिखता हूँ। गूगल ट्रेंड्स पे जाके भी मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री में अमेजोन, जिस तरह अभी मैं इधर से जाके भी मैं चेक कर सकता हूँ कि इस पे क्या गूगल के ट्रेंड्स चल रहे हैं यूएसए के अंदर, क्या उधर नई ट्रेंडिंग में चीजें आई हुई हैं। तो वो उन प्रोडक्ट्स को भी हम फिर अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस चीज का ट्रेंड चल रहा है और उसी की हमने रिसर्च की होगी, उन प्रोडक्ट्स पे ऑब्वियसली ज्यादा सेल आ रही होगी, तो हम गूगल ट्रेंड्स को भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। अब मैंने आप लोगों को एक और चीज एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे जो टैग्स आ रहे होते हैं, ये इनकी जिस तरह BSR है या ओवरऑल पिक है या बेस्ट सेलर है, इनकी भी अलग कैटेगरी होती है। हम वहां से भी इसको ओपन करके उधर भी काफी प्रोडक्ट्स नजर आ सकते हैं हमें अपने पोटेंशियल के हिसाब से। जिस तरह अभी मैं इस मेन पेज पे गया, यहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक किया तो ये बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स। अब मैं बेस्ट सेलर्स को अगर क्लिक करूंगा तो जितने भी बेस्ट सेलर्स हैं अमेजोन के ऊपर वो सारे यहाँ पे शो होने लग गए। ठीक है। अब इसमें मैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि अप्लायंसेज में बेस्ट सेलर कौन से हैं। तो जो बेस्ट सेलर आ रहे होंगे या अमेजोन बेस्ट सेलर शो कर रहा होगा, वहां से भी हमें आइडिया हो सकता है, वहां से भी हमें प्रोडक्ट पोटेंशियल मिल सकते हैं। तो हमने इन कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर करना है। BSR की कैटेगरी को भी, न्यू रिलीजेस की यहाँ पे आ रही है, मोस्ट विश्ड फॉर, गिफ्ट आइडियाज, ये आ रहे हैं। हमने सबको यहाँ से एक्सप्लोर करना है प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए। अच्छा, FBM सेलर्स की हमारी बात हो रही थी पहले, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो FBM सेलर है वो ड्रॉप शिपर हो सकता है, लेकिन FBA सेलर कभी भी ड्रॉप शिपर नहीं हो सकता। ठीक है, हमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ी सी बात की थी ना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बंदा जिसका अपना वेयर हाउस है, वो FBM सेलर है, वो ईबे पे भी सेल कर रहा होगा, उसने ईबे में भी अपने आप को लिस्ट किया हुआ होगा, उसने अमेजोन पे भी अपने आप को लिस्ट किया हुआ होगा, उसने वॉलमार्ट पे भी अपने आप को लिस्ट किया हुआ होगा। उसका ऑर्डर किसी भी प्लेटफॉर्म से आएगा, उसने अपने वेयर हाउस से ही भिजवाना है ना। ना हम उसका स्टॉक मॉनिटर करते हैं, ना हम उस सेलर को अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चेक करते हैं। FBM सेलर जो है वो ड्रॉप शिपर भी हो सकते हैं। अच्छा, FBM और FBA सेलर में थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज का भी डिफरेंस बता दूं कि FBM सेलर ड्रॉप शिपिंग कर सकता है, लेकिन FBA सेलर नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंदा FBA की सर्विसेज ले रहा होगा उसने ऑब्वियसली सबसे पहले अमेजोन के वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट्स को भिजवाना है। ये उसके लिए कंपलसरी है, तभी अमेजोन उसकी शिपिंग वगैरह और सारी रिटर्न वगैरह को खुद मैनेज करेगा। लेकिन जो बंदा FBM है, उसने तो अमेजोन के वेयर हाउस में चीज को भिजवाना ही नहीं, उसने तो अपने वेयर हाउस में चीजों को रखना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई ऑर्डर आता है तो वो कहीं से भी लेके दे सकता है, लेकिन FBA सेलर को जब भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन ही भिजवाएगा। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग FBA के थ्रू हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ FBM सेलर्स कर रहे होते हैं। बाय बॉक्स को मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स 500 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मेन उसमें से प्राइस होती है, प्राइस के अलावा भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो हम कंप्लीट ये कि चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके कि बाय बॉक्स, अमेजोन के बाय बॉक्स की या चैट जीपीटी के थ्रू भी हम इसको सर्च कर सकते हैं कि अमेजोन के बाय बॉक्स में आने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए सिर्फ आप बात अपने नोट डाउन रखें कि बाय बॉक्स जो है वो 500 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। इसमें स्टॉक आता है, इसमें डिलीवरी टाइम आता है, इसमें आपकी रेटिंग्स आ रही होती हैं सबसे, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो प्राइस होती है। जिसकी प्राइस कम होगी 90% बाय बॉक्स उसके हिसाब से रोटेट कर रहा होता है। जितने भी FBA सेलर्स होते हैं वो प्राइम की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि जब FBA की सर्विस लेने की तरफ जाते हैं तो अमेजोन जो फीस आपसे ले रहा होता है वो आपको प्राइम सेलर्स की तरफ इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें आपकी डिलीवरी फीस नहीं पड़ती। मतलब कि हमारी डिलीवरी फीस इंक्लूड करके यहाँ पे अमेजोन शो कर रहा होता है और हमें प्राइम सेलर की उस क्राइटेरिया में डाल देता है। कोई भी बंदा हमारी प्रोडक्ट को व्यू करेगा, हमें अगर एज अ सेलर व्यू करेगा तो उसको डिलीवरी फीस नहीं पड़ेगी। ये प्राइम सेलर्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमें $40 की प्रोडक्ट, मिनिमम हमें $40 की प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न आता है तो अमेजोन हमसे $4.3 पर प्रोडक्ट रिटर्न प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। अगर हमारी प्रोडक्ट छोटी होगी या 14 या $15 की तरफ अगर हम जाएं और उस पर रिटर्न आ जाए तो $4 to $5 तो वहीं पे हमारे चले गए। इसका मतलब है 30 to 35% ऑफ द प्राइस तो वहीं पे हमारी निकल गई, तो हम बहुत ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। इसलिए हम कम से कम जो अपनी प्रोडक्ट है वो $40 या उससे ऊपर की कंसीडर करते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि जो FBM सेलर्स होते हैं, अच्छा एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि हमें प्रोडक्ट के आइडियाज या प्रोडक्ट अगर हम ढूंढ रहे हो तो वो हमें सेलर्स के स्टोर में भी मिल सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल से ये चीज समझाता हूँ कि ये मैंने एक लिस्टिंग ओपन की। ठीक है, लिस्टिंग ओपन करने के बाद मैं यहाँ नीचे गया अदर सेलर्स के अंदर। ठीक है, अदर सेलर्स पे जाके मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल सेलर्स शो होने लग गए। अब मैंने इसमें से FBA सेलर्स चेक करने हैं। ये देखिए FBA सेलर है, VR लैपटॉप्स इसका नाम है और शिप फ्रॉम अमेजोन है। मैं इस सेलर के स्टोर को यहाँ से ओपन करूंगा। ये मैंने सेलर का स्टोर इधर से ओपन किया। ओपन करने के बाद मुझे इस सेलर के मल्टीपल प्रोडक्ट्स शो होने लग गए। ठीक है, जो ये होल सेलर इस टाइम पे बेच रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी होलसेलर है, हम भी होलसेलर हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट्स ये वाले बेच रहा है तो हमें यहाँ से भी कोई पोटेंशियल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं।
इसलिए हमने उस कोई भी हमें एफबीए सेलर मिलता है, हमने उसका स्टोर भी एक्सप्लोर करके इस चीज़ को चेक करना है कि अगर वो सेल कर रहा है कुछ प्रोडक्ट्स को, तो हम वो ज़्यादा पोटेंशियल प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं यहाँ से। क्योंकि अगर वो होलसेल का काम कर रहा है और उसको ये पोटेंशियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो हमें भी ये वाले प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि ये 3 से 4 दिन का या इससे लंबा प्रोसेस होता है हर प्रोडक्ट के ऊपर, हम एक दिन स्टॉक मॉनिटर करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं। तो अगर 1-2 दिन जब हम स्टॉक उसको मॉनिटर कर रहे हों, वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊँगा कैसे मॉनिटर करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग स्टॉक मॉनिटरिंग अगर उसका सेल्स रैंक ड्रॉप कर जाता है, मैंने सेल्स रैंक आपको बताया था, यहाँ पे शो हो रहा होता है। यहाँ पे मिसाल है कि हमने रिसर्च की और एक दिन उसका सेल्स रैंक था 63, इस तरह अभी यहाँ पे शो हो रहा है 91। कल हम लोग आते हैं तो ये 91 पे ही रहता है, परसों आते हैं तो 92 पे चला जाता है, तो ड्रॉप कर गया ना ये। अगर ड्रॉप कर जाता है हमारी रिसर्च के दौरान, तो ये मैटर नहीं करती इतनी चीज़, आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए तो फिर ये है कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, कीपा की मैंने आपको प्राइसिंग का बताया था। ये जब हम लोग शीट में डाटा एंटर कर रहे होंगे तो इसको मैं डिटेल में भी एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बेसिक आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे कीपा का ग्राफ आ रहा है, इसमें आके हमने यहाँ से 3 मंथ्स को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स की डिटेल्स हमें शो हो रही है यहाँ पे, साथ आप देखें नीचे डेट भी शो हो रही है। ठीक है, थर्सडे अक्टूबर 17 और आज की क्या डेट है, आज 14 जनवरी है। तो ये 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट हमें ग्राफ शो कर रहा है, पूरे 3 मंथ्स का ये, कि 3 मंथ्स में इसकी बाय बॉक्स की प्राइस इतनी रोटेट की है, ऊपर नीचे हुई है। 3 मंथ्स की जो सबसे लोएस्ट प्राइस है ना, ये वाली जिस तरह यहाँ पे 5.99 है लोएस्ट प्राइस 3 मंथ्स की, इतनी ड्रॉप हुई है 3 मंथ्स के अंदर, ऊपर नीचे होती रही है। ठीक है, तो लोएस्ट कितनी थी, 5.99 तक गई है, गिरी है प्राइस इसकी। हमने इसको एंटर करना है अपनी शीट में। इस पे अगर हमें ब्रेक इवन आ रहा होगा, इस पे अगर हमें मार्जिन आ रहा होगा, या इस पे हमारी कॉस्ट पूरी हो रही होगी, तो फिर हम इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर इस पे हमारी प्राइस नहीं आ रही होगी, इस पे हमारे मार्जिन नहीं आ रहे होंगे या ब्रेक इवन नहीं आ रहा होगा, हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। हमने इस प्राइस को माइंड में रखना है। जो अभी की बाय बॉक्स की प्राइस है, हमने उसको नहीं एंटर करना शीट में, हमने लास्ट 3 मंथ्स की लोएस्ट बाय बॉक्स प्राइस को एंटर करना है। तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ की लोएस्ट बाय बॉक्स प्राइस 5.99 है। ठीक है, ये खैर जब शीट में डाटा एंटर होगा तो आपको और डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी ये चीज। अच्छा, एक और चीज आप ये माइंड में रखें, जो लग्जरी आइटम्स हैं, कलरफुल आइटम्स हो गए, फैशनेबल आइटम्स हो गए, उनकी तरफ हमने इसलिए नहीं जाना होता क्योंकि उनमें रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ ऑब्वियसली जो सामने अमेज़न पे शो हो रही होती है, वो अगर हल्की-फुल्की भी उस तरीके की नई कस्टमर को डिलीवरी होती है, वो रिटर्न कर देता है। क्योंकि होती लग्ज़री की चीज़ है, महँगी चीज़ है, या फैशन की चीज़ है, या फिर कलरफुल चीज़ है। तो ये चीज़ें हमने माइंड में रखनी है कि लग्ज़री की चीज़ ऑब्वियसली महँगी होगी, तो अगर कोई बंदा मँगवाएगा और उसमें हल्का-सा भी फॉल्ट निकलेगा, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। अब एक बंदा नेकलेस मँगवाता है, ठीक है? और उसमें एक बीड अगर टूटा हुआ हो, तो उसको वो चीज़ इरिटेट करेगी, वो रिटर्न कर देगा। लेकिन एक बंदा माउस मँगवाता है, वो लग्ज़री आइटम है ही नहीं। 25 टू $20 का अगर माउस मँगवाता है और उससे उसका पर्पस पूरा हो रहा है, तो उन कैटेगरीज के अंदर रिटर्न्स कम होते हैं। फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर के अंदर कभी-कभी ये होता है कि सारे प्रोडक्ट्स पोटेंशियल होते हैं, तो हमने एक प्रोडक्ट की तरफ उसमें से नहीं जाना, उसमें हमने सबको एक्सप्लोर करके देखना है। जब हम इसकी रिसर्च कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, तो हमने इस चीज़ को चेक करना है कि वो रिटेल पैकेजिंग में चीज़ आ रही है या नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह की होती है प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर व्हाइट बॉक्स होता है या ब्राउन बॉक्स होता है। यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल नजर आई तो मैं आपको दिखाऊंगा, इन्हीं पिक्चर्स के साथ यहाँ पे व्हाइट या फिर ब्राउन बॉक्स लिखा हुआ होता है। हमें सप्लायर अगर फीड फाइल देता है, या अभी हम नॉर्मली किसी प्रोडक्ट को खोल के बैठे हैं, यहाँ पे अगर दूसरी या तीसरी पिक्चर में ब्राउन बॉक्स आ रहा होगा या व्हाइट बॉक्स आ रहा होगा, हम उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने रिटेल पैकेजिंग की तरफ जाना है। हमारा कस्टमर जब हमसे चीज़ खरीदे तो उसको डेल की कवरिंग में वो चीज़ मिले। रिटेल पैकेजिंग वो होती है कि ऊपर प्रोडक्ट की कंप्लीट वो इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी होना, और उस पे उसका लोगो भी लगा हुआ होना, पैकेजिंग के ऊपर उसकी पिक्चर बनी हुई होना, बैक पे इन्फॉर्मेशन लिखना होना, ये सारी रिटेल पैकेजिंग के अंदर चीज़ें आती हैं। लेकिन आपने ये चीज़ भी देखी होगी, कभी हम चीज़ खरीदते हैं, वो ब्राउन से डब्बे में होती है, अंदर प्रोडक्ट तो डेल की होती है, लेकिन बाहर से डब्बा ब्राउन सा होता है, तो उसमें रिटर्न आने के चांसेस होते हैं और कस्टमर को भी ये लगता है कि ये यूज प्रोडक्ट है। तो हमने जब भी सप्लायर से चीज़ मंगवानी है या प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, तो हमने चेक कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ब्राउन बॉक्स वाली प्रोडक्ट को रिसर्च करके सप्लायर से रिटेल पैकेजिंग वाली चीज़ लेके यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को चेक कर लेना है पहले कि वो ब्राउन बॉक्स तो नहीं है या फिर व्हाइट बॉक्स में तो नहीं आ रही। अब इसकी तो एक ही है ये इमेज, मैं किसी और प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। ये देखें, जिस तरह मैंने प्रोडक्ट ओपन की, ओपन करने के बाद सेकंड पिक्चर के अंदर ये एक बॉक्स की इमेज आ गई, थर्ड इमेज के अंदर भी ये एक सामने इमेज आ गई। इससे हमें ये आइडिया हो रहा है, फिर भी डिटेल कंफर्म करने के लिए जब हम सप्लायर से ले रहे होंगे, उनसे पूछ लेंगे कि रिटेल पैकेजिंग में आ रहा है या नहीं। अगर तो ब्राउन से डब्बे में वो हमें दे के भेज रहा होगा, या यहाँ पे ब्राउन बॉक्स शो हो रहा होगा किसी भी पिक्चर के अंदर, या व्हाइट बॉक्स शो हो रहा होगा, तो हम उस प्रोडक्ट को यहीं से कैंसिल कर देंगे। हमें उसकी लिस्टिंग को चेक ही नहीं करना, उस लिस्टिंग को हमने, प्रोडक्ट हमेशा रिटेल पैकेजिंग में होनी चाहिए। हमने कभी भी रीन्यू हुई हुई प्रोडक्ट, रिफर्बिश्ड या फिर यूज प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। रिफर्बिश्ड बेसिकली कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कोई फॉल्ट निकल आया हो मेजर लेवल पे, तो सारी प्रोडक्ट्स वापस आए और उनमें आप उस फॉल्ट को ठीक करके वापस लिस्ट कर दें, तो वो रिफर्बिशिंग होती है। तो हमने उन प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना, हमने हमेशा न्यू और प्राइम प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। जब भी हमने लिस्टिंग चेक करनी है, तो हमने ये चेक करना है कि इसमें न्यू सेलर्स हैं या नहीं। हमने कभी भी यूज की कंडीशन को चेक नहीं करना, क्योंकि हमने यूज में चीजें नहीं बेचनी। हमने न्यू में न्यू प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी है, न्यू कंडीशन के साथ रिसर्च करनी है, और एज अ न्यू ही उनको बेचना है। ठीक है, अगर रिटर्न आएगा वो बात की बात है कि हमने उसको एज अ यूज्ड भी बेच सकते हैं या नहीं। न्यू प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि जो नए नए रिलीज हुए हों,
न्यू प्रोडक्ट्स में उनको कह रहा हूँ कि उनकी कंडीशन न्यू होनी चाहिए या यूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमने ऐसी लिस्टिंग्स को भी अवॉइड करना है जिसपे सिर्फ अमेजोन एज अ सेलर बैठा हुआ हो और उसके अलावा ब्रांड बेच रहा हो, ठीक है। यानी आपने जब यहाँ पे सजेशन वगैरह चेक किए तो उसमें सिर्फ एक अमेजोन था और एक ब्रांड था, ये दो थे। यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स निकल के आएंगी। इस तरह ये प्रोडक्ट है ना, इसमें साथ यहाँ पे अमेजोन हो और एक एफपीए सेलर हो तो हम उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ अमेजोन है और एक एफपीए सेलर है, मतलब कि वो पीएल प्रोडक्ट है, उसकी तरफ हम जा नहीं सकते। अच्छा, इसमें अब कुछ रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, जिस तरह एप्पल हो गया, बैंग एंड ओलुफसन हो गया, बोज हो गया, पोक ऑडियो हो गया, स्कल कैंडी हो गया। इस तरह की आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, हम जाके चेक भी करेंगे उनको। उन प्रोडक्ट्स उन ब्रांड्स की तरफ हमने नहीं जाना क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स है, उनमें हमें मार्जिन नहीं मिलता, उनमें हमें सेल करने की इजाजत ही नहीं मिलती है, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। मैंने आपको स्टार्ट में चीज बताई थी ना कि डेल, एचपी, इनकी तरफ हमने नहीं जाना। हमने छोटे ब्रांड्स देखने। हमें इस चीज़ का भी अपने ज़हन में आइडिया रखना चाहिए कि सिर्फ उधर यूएसए के अंदर डेल एचपी ही नहीं सेल होता, मिलियंस में ब्रांड्स हैं और हम उनकी तरफ जा सकते हैं। फिर हमें रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज का भी पता होना चाहिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी तरफ हमने नहीं जाना, ठीक है। फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ नहीं जाना। मोबाइल हो गए, टीवी, एलईडी, अदर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनकी तरफ हमने नहीं जाना। और इसके अलावा ये न्यूडिटी की प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ नहीं जाना। ये जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ नहीं जाना। ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं, उनकी तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना, हमने इनको बेचना ही नहीं है। कुछ कभी कभार ऐसे होता है कि प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल जीरो रिव्यूज हैं, ठीक है। बाकी सारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट बैठ रही है लेकिन रिव्यूज के बिल्कुल जीरो हैं। तो हमने इस चीज़ को चेक करना है कि उसको रिलीज हुए हुए टाइम कितना हुआ है। हो सकता है वो उसी टाइम पे उसी महीने में रिलीज हुई हो और हम उसके रिव्यूज चेक कर रहे हो। अगर किसी प्रोडक्ट के न्यू बिल्कुल भी रिव्यूज नहीं है या ओल्ड रिव्यूज हैं, ठीक है, तो उसके हमने चेक करना है कि क्यों उसके रिव्यूज वगैरह नहीं है। हमने रीजन फाइंड करना है। अगर प्रोडक्ट ओल्ड है और उसके ऊपर रिव्यूज नहीं है, ठीक है, तो फिर हमने उस प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, हमने उसकी तरफ नहीं जाना। अगर न्यू है फिर रिव्यूज नहीं है फिर तो मसला नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज़ का खुद भी पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट अभी अभी आई है तो उस पर कौन रिव्यू करेगा इतनी जल्दी। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट 2 साल से बिकी है और उस पर जीरो रिव्यूज हैं तो हमने उसकी तरफ नहीं जाना। उसकी कैटेगरी को हमने फिर भी चेक कर लेना कि वो ऑफिस या फिर इस तरह की कैटेगरी में नहीं आती कि उसमें रिव्यूज हैं या आते ही नहीं है। फिर हमने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ भी नहीं जाना जिसमें नेगेटिव रिव्यूज हो, ठीक है। नेगेटिव रिव्यूज भी हमें यहाँ से पता चल रहे होते हैं जब हम इसको प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैंने आपको रिव्यूज वगैरह दिखाए थे। तो रिव्यूज के अंदर ये है कि तो रिव्यूज अगर पॉजिटिव हों तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यूज हों तो फिर उस प्रोडक्ट की तरफ हमने नहीं जाना। फिर हमने ये भी सात चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी चेक करनी है कि वो रिव्यूज किसके मिस्टेक की वजह से आ रहे हैं। अगर सेलर की मिस्टेक है तो फिर हमने उसको भी देखना है, अगर कस्टमर की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है उसको भी हमने साथ साथ चेक करना है। अच्छा, मैं आपको रेटिंग का बता देता हूँ कि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने अपने माइंड में रखना है कि तकरीबन 1000 प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद, 1000 प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने के बाद कहीं जाके एक प्रोडक्ट निकलता है। हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है। ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं होती कि आप अमेजोन पे आए, आपने 4 कीवर्ड्स लिखे, प्रोडक्ट निकाला और आप चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अपने माइंड में इस क्राइटेरिया को रखें कि आप 1000 प्लस प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो उनमें से कहीं एक प्रोडक्ट जाके निकलेगी जो कि आपके क्राइटेरिया पे फॉल कर रही होगी। और एक अच्छा प्रोडक्ट रिसर्चर जो होता है वो कम से कम 400 प्रोडक्ट्स प्लस डेली रिसर्च करता है, डेली चेक करता है। 400 प्रोडक्ट्स प्लस का मतलब ये है कि 400 लिस्टिंग को ओपन करना, एवेलुएट करना, चेक करना। अच्छा, अभी हम डाटा के मेंटेन करने के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। डाटा की मेंटेनिंग क्यों ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए। तो जब हम लोग किसी टीम इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो डाटा की मेंटेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके पीछे रीज़न ये होते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारे डिसीजन वर्बली ना हो, डाटा की बेस के ऊपर हों, हम अपने एनालिसिस कर सकें अभी के भी और फ्यूचर के भी। तो इसमें टाइम वेस्टेज से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि एग्जांपल है कि अगर मैं एक नीश के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने कंप्लीट रिसर्च की है, उसके अंदर माउस की मैं रिसर्च कर चुका हूँ, ठीक है। और मैंने वो डाटा के अंदर मेंटेन किया, अपनी टीम के साथ भी शेयर कर दिया है कि मैंने माउस की रिसर्च कर ली है। अब कोई और सेकंड बंदा आता है और वो भी एज अ प्रोडक्ट रिसर्चर इसके ऊपर काम कर रहा होता है। वो भी आता है तो उसको नहीं पता होता इस चीज़ का कि माउस की ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, डाटा में चीज़ मेंटेन्ड है। तो वो आके क्या करेगा, माउस की दोबारा से रिसर्च करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर वो डाटा को चेक कर लेता कि इस चीज़ की पहले ही रिसर्च हो चुकी है तो वो उस चीज़ को रिपीट ना करता और किसी और बंदे का टाइम वेस्ट ना होता। तो इसलिए आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको अपने डाटा में मेंटेन करके रखना है, ताकि पूरी टीम इन्वायरमेंट में किसी का टाइम वेस्ट ना हो। सेकेंडली, जब आप एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो आपने उसी को कंप्लीट करना है, उस रिसर्च को कंप्लीट करना है, फिर आपने सेकंड चीज़ की तरफ जाना है। अगर आपने माउस से स्टार्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि माउस के कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन से ब्रांड्स होलसेल का मॉडल अलाउ करते हैं, कौन सी लिस्टिंग्स पे हम जा सकते हैं, इस प्रोडक्ट में ये इशू क्यों आ रहा था, माउस के सप्लायर्स का मतलब कंप्लीट आपको एनालिसिस होने चाहिए उस प्रोडक्ट से, उस नीच से रिलेटेड। ऐसे नहीं कि आपने एक माउस ओपन किया, आपको माउस ठीक लगा, नीचे कीबोर्ड नजर आया, कीबोर्ड भी ओपन कर लिया, कीबोर्ड के बाद आपको एक यूएसबी नजर आई, अपनी यूएसबी ओपन कर ली। तो आपने चीज़ों की तरफ जंप इन नहीं करना, एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, एक चीज़ को स्टार्ट करना है, फिर उसको कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट की तरफ जाना है।
ठीक है, अगर आप एक चीज़ को कंप्लीट नहीं करेंगे, एक निश को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएँगी कि इसमें ये चीज़ क्यों आई हुई थी, ये एनालिसिस की चीज़ क्यों आ रही थी। जब आप एक चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको फिर समझ आएगी, अच्छा इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं, आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते होंगे। सेकंडली जब हम डाटा मेंटेन करके रखते हैं, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम्पल है कि आपने एक प्रोडक्ट रिसर्च की और आपने सारा डाटा मेंटेन किया हुआ है कि इसकी प्राइस ये है और इसके सप्लायर्स भी मिल चुके थे हम लोगों को और इसकी मतलब कि प्रोज़ एंड कॉन्स आपने सारे मेंटेन करके रखे हैं, लेकिन कोई एक क्राइटेरिया बीच में आता है कि उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है? तो आपने उसको नोट डाउन कर लिया कि इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, बाकी सारा आपने उसका डाटा शीट के अंदर जो आपको शीट मिलेगी, मैं शीट से रिलेटेड ये सारी बात कर रहा हूँ। आगे आपको मैं एक शीट शो करूँगा कि उसमें अपने डाटा कैसे इनपुट करना है। तो अगर उसके रिव्यूज़ बुरे होंगे प्रोडक्ट के, आप वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। 1-2 महीने गुज़रते हैं, 3 महीने गुज़रते हैं, उसके बाद हम जाके दोबारा उसको चेक करेंगे। हो सकता है उस टाइम उसके रिव्यूज़ अच्छे हों और हमारे पास सप्लायर्स भी थे, हमारी रिसर्च कंप्लीट थी, तो हम उस प्रोडक्ट को उस टाइम पे सोर्स कर लेंगे। तो हमने इसलिए डाटा को मेंटेन करके रखना है। अब अगर आप 3 महीने बाद जाएँगे और आपको पता ही नहीं, आपने डाटा मेंटेन ही नहीं किया था उस प्रोडक्ट का, तो आपको प्रोडक्ट दोबारा मिलेगी ही नहीं। तो आपने जो भी चीज़ करनी है, जो एनालिसिस करनी है, जो डिसीजन लेना है, डिसीजन खास तौर पे, डिसीजन कभी भी बली नहीं होता इस काम के अंदर। आपने अगर एक प्रोडक्ट की रिसर्च की है, आप उसको नोट डाउन करेंगे, किसी को बताने के आप काबिल होंगे कि मैंने ये काम किया था, ये इस बेस पे मैंने डिसीजन लिया था। आप ऐसे कहेंगे कि मैंने सोचा था, मैंने देखा था, तो उस चीज़ के ऊपर कोई भी बंदा यकीन नहीं करता। आपका डिसीजन ऑन ग्राउंड होना चाहिए, डाटा की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के जो मेथड्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको नॉलेज दी है, जो मैंने आपसे नॉलेज शेयर किया है, वो सारा बेसिक है, आपको ज़रा चीज़ों का थोड़ा आइडिया हो कि एक्सप्लोर किस तरीके से किया जाता है। अब हम प्रोडक्ट रिसर्च के जो बेसिक मेथड्स हैं, उनके ऊपर आते हैं। तो वो 3 मेथड्स हैं। एक होता है फीड फाइल, दूसरा होता है ऑनलाइन मेथड और तीसरा होता है रिवर्स मेथड। तीनों का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक-एक करके। मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। फीड फाइल में ये होता है कि हमें सप्लायर की तरफ से एक फीड फाइल दी जाती है। हम उसको ये करते हैं कि उसमें से जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्राइसेस होती हैं, उनको उधर से कॉपी करके उनका कोड अमेज़न पे आके उनको सर्च करते हैं। अगर वो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बैठती हैं, फिर हम सप्लायर से जाके उनको डील करके मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन मेथड में होता है कि सप्लायर अपना ऑनलाइन पोर्टल हमें दे देता है, उस पे प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, सप्लायर की तरफ से प्राइसेस लगी हुई होती हैं, हम उसको साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद हम वहीं से जाके उन प्रोडक्ट्स को, अगर वो हमारी क्राइटेरिया पे बैठती हैं, हम उनको वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए। तीसरा मेथड होता है रिसर्च वाला, रिवर्स रिसर्च जिसको कहते हैं। अभी जो हम मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना कि मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी, ये मेरे क्राइटेरिया पे बैठी, इसके बाद मैं इसके सप्लायर को ढूंढने के लिए गया, तो ये एक रिवर्स रिसर्च का मेथड है। रिवर्स रिसर्च मीन्स कि पहले प्रोडक्ट को अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से रैंडमली पूरे अमेज़न को एक्सप्लोर करके निकाला, निकालने के बाद उसको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चेक किया, अगर वो आपके क्राइटेरिया पे बैठती है, तो फिर आप जाते हैं उसके सप्लायर को फाइंड करने के लिए। बाकी दोनों केसेस में सप्लायर ने आपको फीड फाइल दी थी या सप्लायर ने आपको पोर्टल दिया था। ठीक है? इस वाले रिवर्स रिसर्च वाले मेथड में आपने खुद एनालिसिस किए, अमेज़न को एक्सप्लोर किया, कोई प्रोडक्ट आपको आपके क्राइटेरिया के हिसाब से मिली, देन आप सप्लायर के पास गए। ठीक है? तो इन तीनों में बेसिकली ये डिफरेंस है। सप्लायर जो हमें फीड फाइल देता है ना, वो एक्सेल की शीट्स की तरह होती है। उस पे एक तरफ प्रोडक्ट की प्राइस होती है, उसका आइटम ऑर्डर नंबर होता है और उसकी ये है कि डिटेल्स होती हैं, ब्रांड का नाम होता है। हम उस नंबर को वहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अमेज़न पे पेस्ट करते हैं, तो अमेज़न के ऊपर वो वाली लिस्टिंग आ जाती है। फिर हम उस लिस्टिंग को ओपन करते हैं, उसकी प्राइस चेक करते हैं, कीपा चार्ट चेक करते हैं, रिव्यूज़ चेक करते हैं, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उसको चेक करते हैं। अगर वो फॉल करती है, तो हम उसको फिर जाके फीड फाइल में जो हमें सप्लायर ने दी होगी फाइल, हम उसमें जाके चेक करते हैं कि उसकी प्राइस क्या हमें मिल रही है, क्या कॉस्ट हमें उसकी पड़ रही है। अगर वो मैच करेगी या उस पे नेगोशिएशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, वो करने के बाद हम लोग सप्लायर से वो वाली प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेंगे। ऑनलाइन मेथड के अंदर ये होता है कि सप्लायर ने जिस तरह अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई होती हैं, ये आप यूँ ही समझ लें कि दराज या अमेज़न की तरह की एक वेबसाइट होगी, लेकिन वो सप्लायर की अपनी होगी। उस पे उसने होलसेल रेट के ऊपर प्रोडक्ट्स को लगाया होगा और वो नॉर्मली हर बंदे को शो भी नहीं हो रही होती। हमें एक जनरल सामने पोर्टल शो हो रहा होगा, उस पे साइड पे ऑप्शन आता है साइन अप का। हम वहाँ से जाके साइन अप करेंगे, जैसे ही हमें लॉगिन डिटेल्स मिलेंगी, वो एंटर करने के बाद, क्योंकि हमारे पास अपनी कंपनी के रीसेलर परमिट्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके बिहाफ के ऊपर सप्लायर हमें अलाउ कर देगा। हम ये है कि उस पे जाके वहाँ से साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद पूरा सप्लायर का पोर्टल सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगी होंगी और वो सारी प्राइसेस होलसेल रेट के ऊपर होंगी। अगर कोई प्रोडक्ट हमें वहाँ से सही लगती है, हम उसका आइटम ऑर्डर नंबर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अमेज़न पे आएँगे, उसको पेस्ट करेंगे। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करती है, देन हम दोबारा पोर्टल पे जाके वहाँ से उसको बल्क में ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड समझा जाता है प्रोडक्ट रिसर्च का, वो रिवर्स रिसर्च का मेथड होता है, क्योंकि इसमें आपकी जो थिंकिंग है या आपकी जो एक्सप्लोरेशन है, वो महदूद नहीं होती। आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। देन अगर वो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से बैठती है, फिर आप उसके सप्लायर को ढूँढने के लिए जाते हैं। तो बेस्ट यही होता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी 2 जो मेथड हैं, जिस तरह ऑनलाइन मेथड है या फिर ये फीड फाइल वाला मेथड है, उसमें तो क्योंकि हमें सप्लायर की तरफ से लिस्ट मिलती है, तो हमारा क्राइटेरिया तो उस तरीके से इवैल्यूएट हो ही नहीं रहा होता। लेकिन जो रिवर्स रिसर्च का मेथड होता है, उसमें हम अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं माइंड के अंदर कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर 5,000 सेल हो और महीने का $500 का रेवेन्यू हो, तो हमने उसको ही क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्ट करना है।
इसमें हम लोग रिवर्स रिसर्च के मेथड में क्राइटेरिया अपना सेट कर सकते हैं। स्टॉक इन द चैनल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर काफ़ी आईटी ब्रांड्स होते हैं, होलसेल होते हैं मोस्टली ब्रांड्स उसके ऊपर होलसेल होते हैं। मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, और यह है कि वहाँ से आप ब्रांड्स के आइडियाज़ निकाल सकते हैं। जैसे हम होलसेल की प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करें ना, तो हमारे माइंड में आएगा कि अच्छा डेल की तरफ हम नहीं जा सकते या एचपी की तरफ नहीं जा सकते, तो हम किसकी तरफ जाएं। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ये एक पोर्टल भी है सप्लायर फाइंड करने का, लेकिन सप्लायर इससे इतने अच्छे नहीं मिलते, लेकिन इससे हमें आईटी ब्रांड्स की नॉलेज काफ़ी मिलेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक इन द चैनल, ये .co.uk वाली है, मैं .com वाली खोलता हूँ, ये .com वाली आ गई है। इसको मैंने यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ नीचे आया। अच्छा, ओपन करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ से ब्रांड्स को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये व्यू ऑल ब्रांड्स पे मैंने क्लिक किया, तो ये आप देखें कि ए से लेके जी तक कितने ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं। और ये मोस्टली जो ब्रांड्स यहाँ पे जिनके नाम आ रहे हैं ना, ये सारे होलसेल के हैं। हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, जिस तरह ये एनडी एक ब्रांड मुझे नजर आया, मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अमेजोन पे जाके इसको सर्च कर लूंगा। ये मैंने सर्च किया, ये देखें ये ब्रांड आ गया। ये आईटी के ब्रांड्स भी होते हैं, मल्टीपल और चीज़ों के ब्रांड्स भी होते हैं। तो ये एक होलसेल का ब्रांड है, इसलिए यहाँ पे स्टॉक इन द चैनल पे आ रहा है। फिर भी हमने क्राइटेरिया के हिसाब से चेक करना है कि वाकई होलसेल का है भी या नहीं। मोस्टली इस पे ब्रांड्स होलसेल के होते हैं। जिस तरह ये एटी एंड टी सामने शो हो रहा है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अमेजोन पे जाके मैंने इसको सर्च किया, तो ये देखें कि एटी एंड टी ब्रांड के प्रोडक्ट सामने आना शो हो गए। अब यहाँ पे हमें कुछ आइडिया भी हो रहा है कि इस प्रोडक्ट के, इस ब्रांड के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह ये सामने आपको शो हो रहा है, ये ओवरऑल पिक का एक प्रोडक्ट है। इसकी एक 1K सेल है पिछले महीने की, और इस पे हमें नीचे शो हो रहा है कि 3 FBA सेलर हैं। तो इसको हम ओपन करके अपने एवेलुएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जितने ब्रांड्स है ABCD सारी, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, आपको यहाँ से अच्छी नॉलेज मिलेगी। ये बी पे आप क्लिक करेंगे, बी वाले शुरू हो जाएंगे, जी पे क्लिक करेंगे, जी वाले शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और भी कैलकुलेटर रेवेन्यू का यूज़ होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक कैलकुलेटर तो शो किया था। हम यहाँ पे एक और अमेजोन का कैलकुलेटर है, वो भी उसको भी चेक कर लेते हैं। अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने एंटर किया। ये मैंने अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर यहाँ पे एंटर किया। जिस तरह मैंने एक आपको एक्सटेंशन लगा के दिखाई थी ना सेलर ऐप की, तो ये सेलर सेंट्रल वाला भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सेलर सेंट्रल लिखा आ रहा है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद ये है कि आप इसको प्रोडक्ट को ओपन करके बताता हूँ आप लोगों को। ये ऐसे ही इनको कॉपी किया यहाँ से, इधर आके यहाँ पे पेस्ट किया, सर्च किया इसको। जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे आ रही थी वो यहाँ पे आने लगी। कभी ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये वाला कैलकुलेटर काम नहीं करता तो दूसरा कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। 2 कैलकुलेटर्स मैंने आपको बता दिए, एक एक्सटेंशन लगा के बताया था, दूसरा यहाँ पे मैंने ASIN एंटर करके अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर आप गूगल पे लिखेंगे, सामने सेलर सेंट्रल वाली जो वेबसाइट आ रही होगी, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका ये साइन पुट किया, तो ये सामने इसकी आइटम की प्राइस और उसके बाद रेफरल फीस, अमेजोन फीस, ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। यहाँ पे हम अपनी कॉस्ट वगैरह भी एंटर करेंगे जब हम अपने डाटा को मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, कीपा से ना हम लोग, यहाँ पे चीज़ सामने आ गई तो मैं आपको ये भी बताता हुआ जाऊँ कि कीपा से हम लोग घंटों के एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि मैंने अभी यहाँ पे वीक पे क्लिक किया है, तो जनवरी 8 से लेके जनवरी 14 तक मुझे ये सारा डाटा शो कर रहा है। अभी इस पे अगर मैं एक वीक के एनालिसिस भी चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, इस पोर्शन को अपना लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो अभी मैंने खाली 1 घंटे के चेक करने हैं। इस तरह ये मैंने स्टार्ट किए थे 9 o'clock के, नीचे टाइम आ रहा है 9:17, 9:17 से लेके मैं जाता हूँ 10:19 तक। तो ये जो अब डाटा शो हो रहा है, ये देखें 8:40, 8:50, 9, 9:10, तो 1 घंटे का इसने एनालिसिस बता दिया। तो कीपा हमें इतनी डिटेल्ड हमें एनालिसिस देता है। ये हमने इसको इजी नहीं समझना कि ये एक बेसिक सा टूल है, बेसिक टूल नहीं है, इसमें काफ़ी डिटेल प्राइसिंग के आ रहे होते हैं। हमें घंटों की प्राइसिंग से लूप होल मिल रहे होते हैं। अगर एक प्रोडक्ट ब्रांड की तरफ से बंडल में आती है तो फिर हम उसको बेच सकते हैं। इस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट है, 3 फोन्स हैं या 2 फोन्स हैं, लेकिन आपको शो हो रहा होगा कि इसमें इसकी ये जैकेट भी साथ ही इंक्लूडेड है, फ़ोन भी इंक्लूडेड है। तो ये एक बंडल ब्रांड इसको बना इस तरीके से रहा है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम लोग ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने तरीके से बंडल्स नहीं बना सकते कि मैं लिस्टिंग पे जाऊँ और मैंने यूएसपी की रिसर्च किया तो मैं 64 वाली और 32 दोनों को एक बंडल में बेचना शुरू कर दूँ। उन प्रोडक्ट्स की तरफ हमने नहीं जाना, कस्टम लिस्टिंग की तरफ हमने नहीं जाना। वेबसाइट्स के कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। जेनेरिक ब्रांड्स जहाँ पे होते हैं, होलसेल सेंट्रल, होलसेल यूएस, ये मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, हम इनको ओपन करके भी चेक कर लेते हैं। तो ये है कि उसमें काफ़ी आपको होलसेल के और जेनेरिक प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे। ये मैंने वेबसाइट ओपन की है, होलसेल सेंट्रल, तो इसके ऊपर काफ़ी ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप इन निशेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा प्रोडक्ट्स का, और मोस्टली प्रोडक्ट्स यहाँ पे जेनेरिक ही होते हैं। एक और वेबसाइट भी है होलसेल यूएस, ये यूनाइटेड स्टेट्स होलसेल वाली वेबसाइट मैंने ओपन की है। इसके ऊपर भी आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आप इनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आई थिंक लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रही है, इसको हम अभी फिलहाल बंद कर देते हैं दोनों को। अच्छा, जो आईटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि आईटी के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटर्न्स कम होते हैं, क्योंकि इनके कस्टमर्स सीधे साधे बंदे होते हैं
और उनको इतना इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि इसमें कोई मार्क आ गया है या इसमें कोई लाइन लगी हुई है या इसकी पैकेजिंग इस तरीके की क्यों है, उनको इन चीज़ों से कंसर्न नहीं होता। आईटी का अगर कोई ग्राफिक कार्ड ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद उसको ग्राफिक कार्ड सही सलामत हालत में मिल जाता है, तो उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होगा कि उसका रंग किस कलर का है। तो इसलिए आईटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे यूजुअली लो रिटर्न्स होते हैं। एक और चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि हमने कभी भी एफबीएम सेलर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना। एफबीएम सेलर्स का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो कौन होते हैं, जिनके अपने वेयर हाउसेज होते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि एफबीएम सेलर, मैंने आई थिंक पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया या नहीं, लेकिन मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि एफबीएम सेलर्स के क्योंकि अपने वेयर हाउसेज होते हैं, तो उन्होंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ईबे, वॉलमार्ट, हर हर जगह अपनी लिस्टिंग की हुई होती है। अब जिस तरह मैं स्टॉक मॉनिटरिंग की आपको बात बता रहा था, तो अगर एफबीएम सेलर होगा तो हम उसका स्टॉक मॉनिटर नहीं कर सकते, वो बड़ी हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका यहाँ पे स्टॉक शो हो रहा है कि एक दिन उसके पास 990 यूनिट शो हो रहे हैं, लेकिन कल अगर उसको ईबे से सेल आती है और 10 यूनिट वो ईबे पे बेच देता है, और जाहिर बात है ईबे से बेचेगा तो यहाँ भी तो उसका स्टॉक रिमूव हो जाएगा ना, क्योंकि उसके मेन वेयर हाउस में स्टॉक रिमूव हो रहा है। तो हमें यहाँ से ये चीज, हम तो ये समझेंगे कि अमेजोन से वो रिमूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ईबे से हो रहा होगा क्योंकि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर रहा है। इसलिए हम एफपीएम सेलर्स के ऊपर रिलाई नहीं करते कि उनकी कितनी सेल आ रही है कितनी नहीं, हमें उस चीज से आइडिया नहीं होता प्रोडक्ट की सेल्स का। हमें स्टार्ट के अंदर जेनेरिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, जिस तरह माउस, केबल्स, वेब कैम्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ हम जाएं तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना जिनमें रिस्ट्रिक्शंस, लेबल्स हमें ज़्यादा चाहिए। जिस तरह मेडिसिन हो गई, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये आपके पास ये वाला परमिट होगा तभी आप इनको रीसेल कर सकते हैं। तो हमने ऐसी चीज़ें देखनी है जिनका वेट भी कम हो, जिनकी डायमेंशन भी कम हो, बहुत बड़ी चीज़ें ना हो और नुकसान देने वाली ना हो। मतलब कि एक एलईडी होगी तो ऑब्वियसली उसकी सोर्सिंग के दौरान अगर हल्का सा स्क्रैच आता है तो एलईडी टूट जाएगी, हमें वो रिटर्न में आ जाएगी और उसकी प्राइस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है। जैसा माउस है, माउस एक छोटी सी प्रोडक्ट है, एक छोटे से डब्बे के अंदर आती है, उसकी शिपिंग भी कम हमें पड़ेगी और यह है कि उसके रिटर्न आने के भी चांसेस बड़े कम है। कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे होता है तो उसके 3 फेजेज़ होते हैं, सनराइज़, स्टेबल और डिक्लाइन, ये 3 फेजेज़ होते हैं। हमने अभी अपने एनालिसिस के हिसाब से चेक करना है कि ये इसका प्रोडक्ट का सनराइज़ हो रहा है या नहीं, ये स्टेबल है या फिर डिक्लाइन में है। वो रिव्यूज़ से हमें ये चीज़ थोड़ी-सी आइडिया हो जाती है कि अगर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आने लग गए हैं उसके प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट है भी न्यू, तो इसका मतलब है ये सनराइज़ प्रोडक्ट है, इसकी अभी राइजिंग हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता। फिर हम ये चेक करते हैं कि पिछले 4 साल से प्रोडक्ट सही चल रही है, पिछले 2 साल से प्रोडक्ट सही चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो एक स्टेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आती है। फिर थर्ड हम ये देखते हैं कि अगर 2 साल से सही चल रही थी और लास्ट ईयर इसके रिव्यूज़ कम आने लग गए, इसकी सेल्स ड्रॉप होने लगी हैं, तो वो उसका डिक्लाइन है। किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो 4 महीने से लेके 4 साल तक होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे कंपटीशन लेस होता है। एज़ अ सेलर की बात कर रहा हूँ कि जितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा, हर बंदे की इतनी अप्रोच नहीं होती कि वो महंगे प्रोडक्ट को जाके सोर्स करे, उस पे रिस्क लेके उसको बेचे। ये एक वेबसाइट है theselling guys.com। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इस पे उन तमाम ब्रांड्स की लिस्ट है जिनको हमने अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करने का मतलब ये है कि उनकी तरफ हमने नहीं जाना। अगर कोई ऐसा ब्रांड हमें मिल जाता है जो हमारे क्राइटेरिया पे बिल्कुल फॉल कर रहा है और हमें आइडिया नहीं है कि इसकी तरफ हमने जाना है या नहीं जाना, तो हम इस वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। सेलिंग गाइस, ये इसको मैंने ओपन किया, ये देखें, यहाँ पे हमें और भी काफ़ी नॉलेज मिल रही है, लेकिन ये लिस्ट ऑफ अमेजोन रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये है कि आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि ये देखें ये स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं, अगर इस लिस्ट में नाम आ रहा है तो फिर आपने उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। ये साथ उसकी रिस्ट्रिक्शन भी बता रहा है कि ये इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड है, ये गेट ठीक है, तो आप उस ब्रांड को यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं कि वाकई उसमें ये अपडेट होता रहता है साथ के साथ। लेकिन इस चीज़ को हमने लाजमी चेक करना है। उसमें काफ़ी और गाइड्स वगैरह भी, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर आके। thesellinguys.com ये वेबसाइट है, ठीक है। के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी बता देता है। मिसाल है कि इधर से हमें नहीं पता चला कि हमने इसको अवॉइड करना है या नहीं करना, तो एक प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे फॉल कर रही है, उसके हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स को फाइंड कर लिया है, ठीक है। करने के बाद अगर वो हमने चेक करना हो कि ये हमारे लिए सही है या नहीं, इसको हम रीसेल कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जब हम सोर्स कर रहे होंगे वो हमें खुद ही बता देगा कि आप इसको नहीं बेच सकते। क्योंकि अगर हम उससे लेके बेचना शुरू कर देते हैं तो ब्रांड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर को पकड़ता है कि तुमने इस सेलर को क्यों बेची है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को भी बचाने के लिए वहां पे आपको ये चीज बता देगा कि ये ब्रांड ने रिस्ट्रिक्ट की हुई है, ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको ये चीज बता देता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट ये चीज भी पूछ सकते हैं कि वो ब्रांड्स हमें ना आप सजेस्ट कीजिएगा कि जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ऐसी लिस्टिंग जिसपे अमेजोन चांस दे रहा हो सेलर को बेचने का, उनकी तरफ हम लोग जा सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है, मैं यहाँ पे मैंने लिस्टिंग पहले ओपन की थी और उसमें सिर्फ थ्रू आउट द बाय बॉक्स सिर्फ अमेजोन ही सेल कर रहा था, एफबीए सेलर को बाय बॉक्स नहीं मिल रहा था, तो उस लिस्टिंग की तरफ हमने नहीं जाना, क्योंकि अगर किसी और को नहीं मिल रहा तो हमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी लिस्टिंग्स जिसपे अमेजोन 2 दिन आता है फिर चला जाता है, फिर 2 दिन आता है फिर चला जाता है, फिर 10 दिन आता है फिर चला जाता है, जहां पे वो एफबीए सेलर्स को भी चांस दे रहा है बेचने का, हम उन लिस्टिंग या उन प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हमें भी वहां पे चांस मिल सकता है। अच्छा, ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें डिमांड बहुत कम हो जाए, अमेजोन उसकी बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी बंद कर देता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन किया तो साइड पे बाय बॉक्स नजर आने लग जाएगा ना, मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। अब इस पे तो 1K सेल्स है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाय बॉक्स आ रहा है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आप ओपन करेंगे यहाँ पे बाय बॉक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड काफी कम हो गई है। जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, अमेजोन उसकी बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी खत्म कर देता है, क्योंकि अमेजोन बाय बॉक्स इसलिए सजेस्ट करता है कि आप यहाँ से बाय करें, इस सेलर से बाय करें।
ठीक है, बाय बॉक्स इसलिए क्रिएट किया गया है। लेकिन एक चीज़ जिसकी डिमांड ही बहुत कम हो गई है, तो फिर यहाँ पे सेलर्स भी कम हो गए और उसकी वजह से यहाँ पे बाय बॉक्स भी शो नहीं हो रहा होगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स नहीं शो होता, आपने क्विकली इस चीज़ को एनालाइज कर लेना कि इसकी डिमांड काफ़ी कम है। FBA टूल किट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर अगर हम लोग अपना रैंक एंटर करें तो हमें प्रोडक्ट की सेल्स का आइडिया मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मेन कैटेगरी की बात हो रही है। ये मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हुआ आया और ये इसकी यहाँ पे मेन कैटेगरी ऑफिस प्रोडक्ट्स है। ये उसमें इसका रैंक है 3045। अभी हम FBA टूल किट वाली वेबसाइट की बात कर रहे थे, मैंने लिखा FBA टूल किट, एंटर किया तो ये एक वेबसाइट ओपन होगी। ओपन करने के बाद ये आपको नजर आ रहा है कि टॉयज एंड गेम्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको शो हो रही हैं। ठीक है, हमने यहाँ से देखना है कि हमारी कैटेगरी कौन सी है उस प्रोडक्ट की। ये देखें, मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रोडक्ट के अंदर ये वाली प्रोडक्ट 3045 रैंक पे है। ठीक है, मैं इस वेबसाइट पे गया, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ नीचे मैंने उसका रैंक पुट किया 3045। करने के बाद मैंने गो पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की बेसिकली इसने यहाँ से हमें शो किया है कि लास्ट स्टेज की कितनी सेल्स आई हैं, 17। ठीक है, उसके बाद लास्ट 30 डेज में इसकी कितनी एवरेज सेल रही है, 22 पर डे के हिसाब से। ये पर डे के हिसाब से सेल शो कर रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट का हमें मेन कैटेगरी यहाँ पे शो होती है, हम वहाँ से उसको कॉपी करके इधर आके पेस्ट करते हैं तो एक एस्टिमेटेड सेल्स, ये कंफर्म सेल्स नहीं होती, ये एक एस्टिमेटेड सेल होती है, हम यहाँ से आके इनको चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू हमें जरा सेल्स का आइडिया मिल जाता है। स्टेशनरी भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, उसको भी हमने एक्सप्लोर करना है, उसको भी आप स्टार्ट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ना आपको बैक ऑर्डर्ड या फिर पोस्टपोन प्रोडक्ट्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अभी यहाँ पे कोई इस तरह की मेरे सामने नजर नहीं आ रही थी, कोई आती तो मैं आपको वो दिखाता। उनका बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि अमेजोन ने लिस्टिंग को लाइव कर दिया लेकिन अभी डिलीवर नहीं हुआ उसके वेयर हाउस पे। तो होता है ना प्री ऑर्डर करने का ऑप्शन, हमने देखा है अक्सर कि अभी मर्चेंडाइज लॉन्च ही नहीं हुई उससे पहले प्री ऑर्डर का ऑप्शन आ गया। तो इसी तरह अमेजोन के ऊपर ये बैक ऑर्डर या फिर पोस्टपोन प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होता है। उसमें ये होता है कि अभी प्रोडक्ट रीच नहीं की होती डेस्टिनेशन के ऊपर, वो आने से पहले अमेजोन प्री ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्ट को उठवा लेता है, कस्टमर को ऑप्शन दे देता है, उस टाइम सस्ती मिल रही होती है थोड़ी। ऑटोमोटिव की कैटेगरी भी अच्छी है, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर। ब्यूटी की खैर मैं सजेस्ट नहीं करता, फिर भी यार उसको एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। ग्रॉसरी की भी अच्छी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी अच्छी है, होम एंड किचन भी, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट, पेट सप्लाईज, ये कुछ कैटेगरीज हैं, इनकी तरफ ही हम जा सकते हैं। अपने पास आप बेशक नोट डाउन कर लें, स्टार्ट में आपको हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, कीपा का एक पेड ऑप्शन भी होता है, अगर हम पेड कीपा यूज़ करते हैं तो उससे हमें ज़रा डिटेल्ड एनालिसिस मिलते हैं। अभी स्टार्ट के अंदर तो हमें पेड कीपा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ज़रूरत होगी तो मैं खुद आपको इस चीज़ में गाइड करूँगा। पेड कीपा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर फीचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ से तो वो अभी अलाउ नहीं करेगा, लेकिन हम उसको फिर भी मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। मैंने कीपा लिखा तो कीपा की वेबसाइट आ गई है, इसको हमने यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से हमने डाटा पे जाना है। अब ये क्या है, सब्सक्राइब नाउ, 19 यूरोस पर मंथ के हिसाब से इसकी सब्सक्रिप्शन है। इसमें हम जब क्राइटेरिया ये आपको थोड़ा सा यहाँ से शो होगा, ये एक सेकंड में इसकी इमेज को ज़रा स्टेबल कर लूँ। ये सामने आपको सेल्स रैंक, अमेजोन, ये काफ़ी डिटेल्स शो हो रही हैं। जब इसमें जाके हम अपने हिसाब से ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं तो एट द एंड जब हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें वही प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स शो होंगे जो कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से अमेजोन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस ऑप्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टार्ट के अंदर पहले तो ये फ्री होता था ऑप्शन, लेकिन अभी यहाँ पे इसको इन्होंने पेड कर दिया। अभी यहाँ पे आपको बाई बॉक्स की प्राइस नज़र आ रही होगी। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, कभी बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हो जाती हो, कभी बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर आ जाती हो, तो ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे। हमने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है जिसमें एक हिसाब के साथ राइज और ड्रॉप आ रहा हो। ठीक है, कुछ डॉलर्स की जो फ्लक्चुएशन है वो नॉर्मल है, यानी $5 $10 इतने की फ्लक्चुएशन नॉर्मल है। लेकिन अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो $40 की बिक रही है और अगले ही दिन हम देखते हैं तो $20 पे उसकी प्राइस गिर जाती है, फिर अगले दिन आते हैं तो 50 पे चली जाती है, तो ऐसी फ्लक्चुएशन वाली प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे, हम इसको ज़्यादा प्राइस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये कीपा का चार्ट है, इसमें हम यहाँ पे अगर डाटा पे क्लिक करें, यहाँ पे हमें बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स भी पता चल जाती है, लेकिन इन्होंने इसको भी अभी प्री में मंथली सब्सक्रिप्शन में कर दिया। पहले ये चीज़ें सारी फ्री थी, अब इन्होंने इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अगर कीपा की प्राइसिंग हिस्ट्री के अंदर प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो अपवर्ड ही जा रही है, जिस तरह इस प्रोडक्ट में फ्लक्चुएशन ऊपर ही जाती है, फिर नॉर्मल पे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नॉर्मल पे आ जाती है, तो ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हम जा सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब प्राइस ड्रॉप इधर नीचे कर जाए, फिर ऊपर आ जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर आ जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हमने नहीं जाना। जिसमें फ्लक्चुएशन खाली ऊपर की तरफ है ज़्यादा, उसमें हम जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीपा के फ्री वर्जन के अंदर हमें वेरिएशंस का भी ऑप्शन मिलता है, हम उसके थ्रू भी कंप्लीट ग्राफ को एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये ग्राफ है ये वेरिएशंस का नहीं है। हम यहाँ पे ऊपर ही वेरिएशन का ऑप्शन है, ये मैं आप सबके सामने इसको, ये मैंने सेलेक्ट किया है। इसको जब मैं ओपन करूंगा, हाईलाइट मैंने करके दिखाया आपको, ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं। हम यहाँ से हर जो प्रोडक्ट उसकी वेरिएशन है, ब्लैक कलर में है, वाइट कलर में है, डिफरेंट कलर्स में है, उसकी हम चार्ट की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक डिटेल्ड एनालिसिस भी उसके हो सकते हैं। जब हम इसके एनालिसिस यहाँ पे कर रहे होते हैं वेरिएशंस के, तो इधर से हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आएगी इसकी रेटिंग्स। ये देखें, ये आई है रेटिंग्स। ठीक है, रेटिंग्स में जिस वेरिएशन के ऊपर ट्रॉफी होती है ना, ये ट्रॉफी नजर आ रही होगी आपको, हमने उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है। मैंने क्या बात की है कि
कीपा की हमने जो ग्राफ है कीपा का आपको ऐसे शो हो रहा होगा प्रोडक्ट के ऊपर, सिंपल, ठीक है। इसमें से अगर आपने किसी भी वेरिएशन के एनालिसिस करने हैं कि कौन सी वेरिएशन सबसे बेस्ट जा रही है, तो हम जाएंगे वेरिएशन के ऊपर। वेरिएशन के ऊपर जाने के बाद इधर से हमें स्क्रोलिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, ये स्क्रोल बार आ रही होगी, ये आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसमें अभी 4 वेरिएशंस नजर आ रही हैं, एक वाइट कलर में, एक ब्लैक में, एक पिंक में, एक इसकी क्रीम कलर में, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्क्रोल राइट करेंगे, ठीक है। तो करते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेटिंग्स का, ये आ रहा है रिव्यूज के नीचे रेटिंग्स का ऑप्शन। तो रेटिंग्स के नीचे जिस वेरिएशन के ऊपर ट्रॉफी होगी ना, जिस तरह फर्स्ट वाली के ऊपर ट्रॉफी है यहाँ पे, तो जिस वेरिएशन के ऊपर ट्रॉफी है हमने उसके एनालिसिस करने हैं और उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है, क्योंकि ट्रॉफी शो कर रही है कि ये वाली वेरिएशन सबसे ज्यादा बिक रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो व्हाइट वाली वेरिएशन है ना, वो सबसे ज्यादा बिक रही है, उसके ऊपर ट्रॉफी है, तो हमने उसकी तरफ जाना है। कीपा का जो ग्राफ होता है हम उससे ये भी चेक कर सकते हैं कि किस सेलर ने कितने टाइम बाय बॉक्स को होल्ड किया है। हमें ये चीज पता चल गई जब हमने इसके एनालिसिस किए कि बाय बॉक्स में रहते हुए सेलर की इतनी सेल होती है। जिस तरह हमने अमेजोन की कैलकुलेट कर ली कि अमेजोन जब बाय बॉक्स में था तो इसकी डेली सेल हो रही थी 20, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी और सेलर बाय बॉक्स में आता है तो उसकी सेल भी डेली कितनी होगी, 20। तो फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस चार्ट में किस सेलर को कितना टाइम मिल रहा है बाय बॉक्स में आने के लिए, या फिर ये सेलर्स हैं इसमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सेलर कितनी देर के लिए आया है। इसको हम जब थोड़ा सा ओपन करेंगे, इस पोर्शन को ये मैंने सिलेक्ट किया, ये ओपन हो गया। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सेलर आया है, ये दोबारा आया है यहाँ पे। हम इसको वापस क्लोज कर देंगे इस ऑप्शन को। हमने अगर वापस जाना हो तो यहाँ से 3 मंथ डे के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब एफ सेलर्स आते रहे हैं, एफ और अमेजोन के दरमियान वॉर चलती रही है प्राइस की। ये देखें बीच बीच में अमेजोन है, बीच बीच में एफ सेलर है, ठीक है। बाय बॉक्स एफ सेलर के पास भी रहा है। तो हम ये चीज देखेंगे कि अगर एफ सेलर बाय बॉक्स में आता है तो उसको भी ऑब्वियसली 20 सेल्स मिल रही होंगी। हम यहाँ से ये चीज भी चेक कर सकते हैं, ये भी सेलर है ना, हम यहाँ से उसकी लिस्ट ओपन करेंगे। लिस्ट ओपन करने के बाद कभी कभार ऐसा होगा कि उसकी रिव्यू, जिस तरह ये मैं आपको यहीं से एग्जांपल देता हूँ, इसकी एक रेटिंग है, ठीक है। इसकी एक रेटिंग है और ये एफ सेलर है। हमें जब कीपा की पेड सब्सक्रिप्शन मिलती है तो उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि ये वाला सेलर कौन था। जिस तरह अभी मैं इस पे मैंने क्लिक किया ना, तो अभी ये बता रहा है कि न्यू थर्ड पार्टी एफ है, लेकिन जब पेड सब्सक्रिप्शन होगी तो इसका नाम भी बता रहा होगा ये। तो अगर यहाँ पे वही सेलर जिसकी एक रेटिंग थी उसका नाम इधर कहीं सेलर्स की लिस्ट में आता है, तो इससे हमें ये आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट न्यू सेलर को भी चांस दे रही है अपने ऊपर बेचने का। क्योंकि अगर इस सेलर का एक रिव्यू है, ठीक है, और कीपा की चार्ट हिस्ट्री में इसकी सेल भी शो हो रही है कि इसने भी सेल किया है, तो इससे ये साबित होता है कि अगर हम भी जाएंगे एज अ न्यू सेलर, हमारे भी बहुत कम रिव्यूज हैं, तो बाय बॉक्स में हमें भी चांस मिलेगा सेल करने का, ठीक है। लेकिन उसके लिए पेड कीपा की होने की लाजमी है, क्योंकि पेड कीपा ही आपको बताता है कि सेलर कौन है। क्योंकि यहाँ पे अभी हम क्लिक करते हैं तो ये थर्ड पार्टी एफ सेलर लिखा आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि कौन है, नाम क्या है इसका। एफ के भी यहाँ पे ऑप्शन है, एफ को हम टिक करते हैं तो एफ भी शो होगा, ये एफ सेलर का यहाँ पे आइकन शो हो रहा है, लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ, नाम आपको पेड कीपा से ही पता चलता है। स्टार्ट के अंदर हमें अनगेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, गेटेड प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। गेटेड मीन के उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें रिस्ट्रिक्शंस हो स्टार्ट में, हमें उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें अप्लाई टू सेल की रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है। उसका ये मतलब है कि जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर चुके हैं, आपके क्राइटेरिया पे आती है वो प्रोडक्ट, फिर आप ऑब्वियसली आगे अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट वाली टीम को वो शिफ्ट कर देंगे, वो उनको बता देंगे कि हमने रिसर्च की है। अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट वाले उसके एएसआईएन को कॉपी करके इसके सेलर सेंट्रल में जाके उस चीज़ को वहाँ पे एएसआईएन को एंटर करते हैं। अगर उसमें अप्लाई टू सेल का ऑप्शन अगर अमेजोन की तरफ आ जाता है तो अमेजोन की तरफ से हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि उसमें हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। अच्छा, जो मैं आपसे फाइल्स की डिस्कशन कर रहा था स्टार्ट से ही, वो बेसिकली दो फाइल्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि सप्लायर की तरफ से हमें फीड फाइल मिलती है जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनको यहाँ से कॉपी करके अमेजोन पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद उनके एनालिसिस करते हैं। वो आगे डिस्कशन होगी तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वो कैसे करते हैं, क्या चीज़ें। लेकिन मैं आपको जनरल एक चीज़ बता दूं कि अमेजोन के अंदर ये फीड फाइल के सामने एक आपको शो हो रही है, हर सप्लायर की अपनी फीड फाइल होती है। दिस इज बेसिकली डिटेल्स फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर ने हमें बताया कि ये ब्रांड का नाम है, ये एमपीएन है, ये ईएन है, ये उसकी प्राइस है, ये वो प्राइस है जो हमें सप्लायर दे रहा है, जो हमें कॉस्ट मतलब कि हमारी पड़ रही है। सप्लायर इस रेट पे हमें प्रोडक्ट देगा। ये उसकी आगे प्रोडक्ट का नाम है, ये उसका साथ आइटम मॉडल नंबर है। तो ये कुछ चीज़ें, ब्रांड का नाम वगैरह, ये सारी हमें फीड फाइल से मिल रही हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जाके अमेजोन पे इधर पेस्ट करेंगे, तो यही वाला प्रोडक्ट सामने शो होने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक समझा देता हूँ डिटेल में, खैर इस वाले मेथड को हमने बाद में समझना है। उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अमेजोन पे आया, अमेजोन पे आके मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर दबाया। तो अब आप ये देखें कि ये कौन सा था, ए एम डी राइजन 5600 एक्स बॉक्स, ठीक है। तो ये वही वाला प्रोडक्ट सबसे ऊपर मुझे शो हुआ है, इस पे एफ सेलर भी हैं। उस ब्रांड ने जो हमें फीड फाइल दी है उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स होलसेल के होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से पता चल गया कि ये होलसेल का प्रोडक्ट है। इसको मैं अब यहाँ से अगर ओपन करता हूँ, यहाँ से ब्रांड ने मुझे पहले ही बताया था कि ये AMD का है, और ये AMD का ग्राफिक कार्ड का पता नहीं किसी चीज़ का बॉक्स वगैरह है। तो
अब सेकंड चीज़ आप ये देखें कि हमें इसकी क्या प्राइस सप्लायर दे रहा है। सप्लायर हमें इसकी $122 प्राइस दे रहा है और अमेजोन के ऊपर ये कितने का बिक रहा है, 119 का। तो हमें इससे पता चलता है कि सप्लायर की प्राइस ठीक नहीं है। ठीक है, अगर हमारी डिजायर्ड प्राइस एग्जांपल है 100 हो या 90 हो, तो हम सप्लायर से निगोशिएट करेंगे इसके ऊपर। ये काफ़ी पुरानी फीड फाइल है, अभी के रेट्स अपडेटेड हैं, तो इस वजह से भी ये प्राइस में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे हमें सप्लायर्स की फीड फाइल्स मिलती हैं। हमने उससे ये है कि इस एमपीएन को, आइटम ऑर्डर नंबर को कॉपी करने के बाद अमेजोन पे जाके उस प्रोडक्ट को चेक करना होता है, फिर इस प्राइस को और उस प्राइस को कंपेयर करना होता है। ये वो प्राइस है जिस पे प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये फीड फाइल वाली वो प्राइस है जिस पे सप्लायर हमें देगा। ये कंफर्म प्राइस नहीं है, इस पे हम निगोशिएट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो हमने इसको अपने ज़हन में कंफर्म नहीं रखना कि अगर ये 122 है हम इस प्रोडक्ट को खत्म कर दें, इसके ऊपर रिसर्च ही ना करें। हम रिसर्च करेंगे, हम निगोशिएट भी करेंगे। जो सोर्सिंग डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर वर्किंग करेगा, वो निगोशिएट भी करता है। ठीक है, आपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अगर प्रोडक्ट रिसर्च में ये प्रोडक्ट फॉल कर रही, ठीक है, आपने उसको नोट डाउन करना है अपने पास। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि फीड फाइल के अंदर 5 चीज़ें होना कंपलसरी हैं। वो 5 चीज़ें क्या है? एक एमपीएन होना कंपलसरी है, यूपीसी होना कंपलसरी है, डिस्क्रिप्शन होनी प्रोडक्ट की कंपलसरी है, कॉस्ट और नाम। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें होना लाजमी है इसके अंदर। हमें यहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट पता चल रही हैं। डिस्क्रिप्शन ये है इसकी, ठीक है, नाम भी इसके बीच में ही है, इसका एमपीएन हमें पता चल रहा है, ईएन पता चल रहा है, प्राइस इसकी पता चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये डिटेल्स कंप्लीट हैं। हम इनकी रिसर्च कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं।